हाँ आ गया। हाँ आ गया। हाँ आ आ गया। गया। अब इसको रिकॉर्ड भी दबा दो, रिकॉर्ड भी होता रहेगा। नहीं वो तो नहीं दिए अब अपने मुझे आप हो जाएगा रिकॉर्ड का रिकॉर्ड नहीं आ तो। रहा, नहीं आ नहीं रहा नहीं रिकॉर्ड। आएगा। लाइव आ गया। चलिए, सरल सुरीले लोग हैं केसर या मनोहार, सरल सुरीले लोग हैं केसर या मनोहार, न्यौछावर जी जान से पाहुन आए द्वार। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में सलीला संस्था के 2 दिवसीय 11वें राष्ट्रीय बाल साहित्यकार वेबिनार के इस उद्घाटन और लोकार्पण सत्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कहते हैं ना कि कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी भी चीज का सर्जन करना। जब कोई चीज प्रकृति में जन्म लेती है और उसका अस्तित्व आता है तो बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसा कि हम कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी कली आती है और फूल बनती है तब बहुत ही खूबसूरत दिखाई। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही चलिए है, मुझे आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा। कहते हैं कि भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि जी ने अगर इन आदर्श की सृष्टि नहीं की होती तो हम सभी जानते हैं, और वाल्मीकि जी ने राम को उस सांचे में नहीं ढाला होता तो राम भी कभी भगवान नहीं बन पाते। और आज का दिन जब हम बात करते हैं, आज हम सभी यहाँ पर मनोचिकित्सा के दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दिवस को आज हम मनाने के लिए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी हम डिप्रेशन में होते हैं या अवसाद में व्यक्ति जाता है, उस समय कोई भी कहानी, कोई भी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने तनाव को भूल जाते हैं। और जब कहानी की बात आती है तो कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम किस तरीके से अपनी समस्याओं से दूर निकल सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। और जब बात आती है बाल साहित्य की, जब हम बाल साहित्य की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि बच्चे तो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस भी सांचे में हम उन बच्चों को ढालेंगे वो उसी सांचे में बच्चे ढल जाते हैं। और जब साहित्य होता है, हम सभी जब चंपक, नंदन, छोटू मोटू या विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ते थे, वो कहानियां हमारे अंदर कहीं ना कहीं संस्कार डालती थी, हमारे अंदर संस्कारित के बीज प्रोदित करती थी। और बाल साहित्य वही बीज है जो उन बच्चों को अंदर संस्कार देता है। आज ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम सभी लोग 2 दिवसीय बाल साहित्यकार वेबिनार में जुड़ रहे हैं। हमेशा से हम सभी जानते हैं बिमला मैम, जिन्हें कि हम दीदी कहते हैं, वो सलुम्बर की उस धरा पर, जो पावन धरा पर इसका आयोजन करती थी। लेकिन जब कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में हमें लगा कि, और दी को भी लगा, जब मेरी दीदी से बात हो रही थी वो कह रही थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि काश ये परंपरा टूट जाएगी। कोरोना ने हम सबको जिस तरीके से बहुत पीछे ढकल दिया है, मैं इतने सालों से इस साहित्यकार सम्मेलन को कराती आ रही हूँ, शायद नहीं करा पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और जब हमें 21वीं सदी में जाना है तो डिजिटल युग हमारे साथ चलना है। और जब डिजिटल हमारे साथ चल रहा है तो हम कैसे किसी भी चीज से पीछे रह सकते हैं। और आज देखिएगा कि हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सभी लोग आपस में जुड़ रहे हैं, और जो एक सपना दीदी का था वो सपने को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और कहा जाता है ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, लाभ होती है तो हानि भी होती है। आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर साथ में जुड़ रहे हैं और हमें कहते हैं ना, कोई भौगोलिक सीमाओं में हम बंधे हुए नहीं है, हमें पूरे विश्व में हम लोगों को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। लेकिन जब हम सलुम्बर की धरती पर होते हैं तो ये बाल साहित्य जो बच्चों के लिए किया जाता है, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आज वो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि जो 2 दिन की राष्ट्रीय वेबिनार जो हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, इसमें जो भी हम इस मंथन करेंगे, कहते हैं ना मंथन किया जाता है तो उसमें से अमृत निकल के आता है। बहुत सारे विचारों का जब मंथन किया जाएगा तो बच्चों के लिए एक जरूर अमृत निकल करके आएगा और बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे हमारे साथ और जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्योंकि हमारे पास समय हो चुका है तो हम लोग इसको ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए, कहा जाता है कि किसी भी आवाज इको हो रही है किसी की, मंथन किया जाएगा तो बच्चों के लिए एक जरूर, हम किसी भी कार्यक्रम का आगाज अपनी इष्ट देवता की आराधना के साथ करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति। और जब हम
साहित्य के इस मंच पर बैठे हुए हैं, सरस्वती पुत्रों के बीच में हम लोग हैं, तो हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज भी सरस्वती वंदना के साथ करेंगे। और जब सरस्वती वंदना की बात आती है तो डॉक्टर शकुंतला सरुपुरिया जी से नाम बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत ही खूबसूरत सुरीली उनकी आवाज है। उनके लिए अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उनका एक परिचय की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर शकुंतला सरुपुरिया उदयपुर राजस्थान की राष्ट्रीय कवित्री, गीतकार हिंदी और राजस्थानी भाषा की हैं। ये देश की विभिन्न संगीत की कंपनियों से 16 इनके ऑडियो कैसेट निकल चुके हैं हिंदी और राजस्थानी भाषा में। ये विगत 14 वर्षों से संपादक व प्रकाशक रही हैं तनीमा मासिक साहित्यिक, सांस्कृतिक व वैचारिक पत्रिका की, और ये एक वरिष्ठ मंच संचालक है। आज मुझे बहुत ही सौभाग्य महसूस कर रही हूँ कि वो मुझे सुन रही हूँ और मुझे बताएंगी मैंने कहाँ गलती की है अपने इस मंच संचालन में। उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और आप राजस्थानी और हिंदी अकादमी से हिवड़ा और हेलो और कहानियों से बेटियां इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। नारी केंद्रित विषयों पर 50 कविता कॉलाज की इनकी प्रदर्शनी है और साथ ही इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आप दूरदर्शन, आकाशवाणी के कलाकार में आप कई कार्यक्रम आपने दे चुकी हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं और सिर्फ यही कह सकते हैं कि शब्दमाला अर्पित कर रही हूँ, शब्दमाला अर्पित कर रही हूँ, अलंकार सुशोभित कर रही हूँ। भला आपको क्या दे सकती हूँ, मैं स्वयं आपको समर्पित कर रही हूँ। अज्ञान तिमिरता का जब नाश हो, मैं बस अब आपको आमंत्रित कर रही हूँ सरस्वती वंदना के लिए। डॉक्टर शकुंतला सरुपुरिया जी। बहुत बहुत रेणु जी, आभार रेणु जी और विमला दीदी, विकास दवे साहब, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं तमाम दर्शक श्रोता जो भी देख रहे हैं उनको भी सुप्रभात कहते हुए माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करती हूँ कि लग रहा माँ शारदे का सज गया दरबार है और भाव फूलों की माँ मन के द्वार बंधनवार है, माँ मन के द्वार बंधनवार है। सुनेगा। माँ शारदे तुम सुधा धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। हे माँ शारदे तुम सुधा धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। जो नैया फंसी तम के सागर में जाके, तुम्ही से तो उजला किनारा मिला, तुम्ही से तो उजला किनारा मिला। वो जीवन की बगिया की सुनी, उसी में कई गीत बनकर भ्रमरिया गए हैं। वो खोया सपथ था बना आप मंजिल, वो गूंगे से होठों पे स्वर छा गए हैं, वो गूंगे से होठों पे स्वर छा गए हैं। हे माँ शारदे धूप तुम दिव्यता की, हे माँ शारदे धूप तुम दिव्यता की, तो आलोक कविता का न्यारा मिला, तो आलोक कविता का न्यारा मिला। हे माँ शारदे तुम दया धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। हाँ नित भोर की वो किरण पूछती है, ये रथ रोशनी का कहाँ से आया। तो मैंने कहा तम निगलने को जग का, ये रथ शारदे ने मुझे है भिजाया, ये रथ शारदे ने मुझे है भिजाया। हे माँ शारदे तुम तो साकार करना, हे माँ शारदे तुम तो साकार करना, मेरा जो भी सपना तुम्हारा मिला, मेरा जो भी सपना तुम्हारा मिला। हे माँ शारदे तुम कृपा धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला, सहारा मिला। यूं आकर के जो ना कभी जा सका माँ, वो मधुमास जीवन में प्यारा खिलाया। उगा मैं सकूं चांद नित कल्पना के, असीमित म तुमने वो अंबर दिखाया।
असीमित माँ तुमने वो अंबर दिखाया। हे माँ शारदे इन धनुष बुन सकूं मैं, हे माँ शारदे इन धनुष बुन सकूं मैं, वो रंगों का दुर्लभ इशारा मिला, इशारा मिला। हे माँ शारदे तुम कृपा धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। और अंतिम बंद विनती का वंदना का माँ के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। मैं नित्य छंदों की एक नई जोत लेकर अभिषेक गीतों से करती रहूं माँ। मैं भावों की नव अल्पना को सजाकर नए दीप गीतों के धरती रहूं माँ, नए दीप गीतों के धरती रहूं माँ। हे माँ शारदे भाग्य अपना सराहूं, हे माँ शारदे भाग्य अपना सराहूं, तुम्हारा जो आशीष प्यारा मिला, तुम्हारा जो आशीष प्यारा मिला। हे माँ शारदे तुम दया धाम सिंधु, हे माँ शारदे तुम कृपा धाम सिंधु, तुम्ही से सृजन का सहारा मिला। जो नैया फंसी तम के सागर में जाके, तुम्ही से तो उजला किनारा मिला, किनारा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। और रेणु अग्रिम शुभकामनाएं। विमला दीदी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नेशनल वेबिनार के लिए मेरी तरफ से। और मैं सोचती हूँ मुझे फेसबुक पेज से देखना चाहिए, आप किसी और सदस्य को भी यहाँ जोड़िए। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज में माँ सरस्वती की आराधना। निश्चित तौर पर माँ सरस्वती का हमें यहाँ पर आशीर्वाद मिल चुका है। देखिए कहते हैं ना कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, लेकिन जिस धरा पर हम हैं, यानी कि हम सभी जानते हैं कि सलूम्बर जिसे कहा जाता है वीर प्रताप की धरा, उनका अगर हम यशगान नहीं करते हैं तो शायद जो हम वेबिनार को शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि पूरे देश के इतिहास को एक तराजू पर रखते हैं तो दूसरी तरफ मेवाड़ के इतिहास को हम रख दें तो निश्चित तौर पर मेवाड़ के इतिहास का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। कभी गुलामी स्वीकार नहीं करने वाले महाराणा प्रताप की इस धरा पर वीरता और शौर्य की कई कहानियां आज भी जिंदा है। और हमारे साथ ही हमारे बीच में जयेश खटीक जी जो कि सलूम्बर से ही है। मैं वीर प्रताप यशगान के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। जी प्रणाम। मैं आपके सामने मेवाड़ कुंभलगढ़ के महान कवि कलमकार कवि माधव दरक की एक बहुत ही सुंदर रचना आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने। जननी जनेती जननी जने तो ऐसा जनी भगति दाता या शूर हो, नहीं तो रही जे बांझणी तू मत गमा जे नू। बोले कि जननी जने तो ऐसा जन, या तो वो कोई भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसे कोई भक्त हो, या फिर वीर तेजाजी महाराज, बाबूजी राठौड़, हाड़ा रानी या महाराणा प्रताप जैसा कोई शूरवीर हो, या भमाशाह जैसा कोई दानवीर हो। कायर संतान ने जन्म देने से चोखो कि तू बांझणी रही जे। और जननी जने तो चार जने तू मत जनी जे चाली, वो चारों रण में जूझता वे चारों है चाली। मेवाड़ के महान कवि कलमकार कवि माधव दरक ने कहा, ओ हल्दी घाटी में समर लड़ियो हो,
हल्दी घाटी में समर लड़ियो, समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे, हिमायल थारो वो पूत कठे, व एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो पहली बार लिखा हे मैं बाचो है इतिहासा में, मायड़ ते एहड़ा पूत जणिया, थन पान लजायो नहीं थारो, रणधीरा में सरदार बनिया। बेरियारे मनसू पाटीला हो, बेरियारे मनसू पाटीला, सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, अकबर री सेना रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाड़ रतन हो, हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, वो महाराणा प्रताप कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वा एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। कवि माधव की कल्पना रही कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का जो युद्ध हो रहा था उसको स्वयं भगवान पार्वती और शिव जी देख रहा। तो कवि ने लिखा हे हल्दी घाटी रे टीलासु, शिव पार्वती रण देख रया, मेवाड़ी वीरो री ताकत अपनी नजरों सु तोल रया। बोलिया शिव जी सुन पार्वती हो, बोलिया शिव जी सुन पार्वती, मेवाड़ भोमरी बलिहारी, जो आचा कर्म करे जग में, वो अठे जन्म ले नर नारी, जो आचा कर्म करे जग में, वो अठे जन्म ले नर नारी। मैं स्वयं एक लिंग रूप धरी हो, मैं स्वयं एक लिंग रूप धरी, सदिया सू बैठो भला अठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वा एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो अंतिम में हे अरे आज देश री सीमा पर संकटरा बादल मंडराया, वे पाकिस्तानी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया। हो भारत रा वीर जवानी अठे हो, भारत रा वीर जवानी अठे, जाने ओ सबक सिखा दीजो, हे हो प्रताप राही वंशज, जाने आ बात बता दीजो, हे हो प्रताप राही वंशज, वाने आ बात बता दीजो। जो कश्मीर भारत रो है हो, जो कश्मीर भारत रो है, कुणी आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वा एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वा एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो चेतक रो असवार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो चेतक रो असवार कठे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि सूरज का तेज भी फीका पड़ता था, सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुझ में कोई बात निराली, इसलिए अकबर भी तो तुझसे डरता था। तो ऐसी थी शान हमारे महाराणा प्रताप की, और जो कि वीर प्रताप यशकान जयेश खटीक जी ने, जो सलूम्बर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने यहाँ पर सुनाया। पूरी गाथा, पूरा खाका उन्होंने खींचा, ऐसा लग रहा था कि सारे दृश्य हमारे सामने। तो मैं चाहूंगी, चाहे भले ही हम वर्चुअल यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तालियां तो हम बजा ही सकते हैं, और तालियां बनती भी हैं, तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हम बजा दें। थैंक यू जयेश।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा इष्ट देवता की आराधना के साथ शुरू करते हैं, वो हमने सरस्वती की आराधना के साथ हमारे इस कार्यक्रम को शुरू किया। लेकिन कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जहां पर अतिथियों को देवता के समान पूजा जाता है। आज हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं तो हम आपसे यही कह सकते हैं कि आप आए यहाँ, आपको शत शत नमन। आप आए यहाँ, आपको शत शत नमन। खिल उठा जैसे बासंती चमन, भावनाओं की पुष्पमाला से आज हम कर रहे आपका स्वागतम, आपका सुस्वागतम। स्वागत के शब्दों से स्वागत करने के लिए कहते हैं ना, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो कि शब्दों में पिरो करके सामने रखने के लिए आतुर हो जाती हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर डॉक्टर विमला भंडारी मैम को बुलाना चाहूं, उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी, कहना चाहूंगी। वैसे तो विमला दी किसी भी परिचय की, हाँ रेणु जी, दीदी सर है ना, मुख्य अतिथि सर लाइव नहीं आ रहे हैं, या तो उनका वीडियो और ये बंद है, क्या है? हाँ इसमें है भी है उनका। नहीं, आ गए, इसमें भी आए हैं। हाँ हाँ, एक मिनट मैं बोलता, गोविंद सर अगर आप हमें सुन पा रहे प्लीज। हाँ, आपका वीडियो मैं सभी को सुन पा रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक है। आपका एक्चुअली वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था। सुन रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल लंच कर रहे हैं वीडियो पे। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, देखे नहीं, लंच की बात नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में हूँ, माने आपके कार्यक्रम में ही हूँ, ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं हूँ। नहीं, हमें लगे सर शायद कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आ रही है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। तो मैं विमला दी को यहाँ पर, वैसे तो कहते हैं ना कि विमला दी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेरे भी दिल के उद्गार मैं दी के लिए बोलना चाहूंगी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की कुछ पंक्तियां हैं कि ऐसा कुछ लिखें जो कि पढ़ने लायक हो। इससे भी बेहतर है कि ऐसा कुछ करें जिस पर कुछ अच्छा लिखा जा सके। उक्त पंक्तियां हम अगर बात करें तो बाल साहित्य की सृजनकर्ता डॉक्टर विमला भंडारी पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। डॉक्टर भंडारी ने न सिर्फ ऐसा लिखा जिसे पढ़ा जा सके, बल्कि अपने कर्म से इतना कुछ करके भी दिखाया है जिस पर कोई भी साहित्यकार बहुत कुछ लिख सकता है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व बाल साहित्य का प्राय बन चुकी डॉक्टर विमला भंडारी वर्तमान में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर भंडारी की बाल साहित्य की बहुआयामी देन हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है, तो भावी पीढ़ी को नई राह भी दिखा रही है। बालक और बाल साहित्य उनके मन प्राण में रचा बसा है। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि यदि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है तो उस देश के बच्चों को बहुआयामी विकास करना जरूरी है। उन्होंने अपने राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति से परिचित कराना जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर विमला भंडारी बालकों के हित में निरंतर चिंतनरत रहकर नित्य ही कुछ नया व ठोस करने में विश्वास रखती हैं। मन की सरल मनमोहक मुस्कान के लिए जब वे बच्चों के विषय में बात करती हैं तो बच्चों से बोलती हैं तो एक बाल सुलभ भाव उनके चेहरे पर सहज ही दिखाई पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनके चेहरे से उनका बचपन जागता नजर आता है। साहित्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भंडारी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सलीला संस्था सलूम्बर की आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिसके तहत सन 2010 से सलूम्बर में निरंतर भव्य राष्ट्रीय स्तरीय साहित्यिक आयोजन आप करा रही हैं, जिसे आज हम यहाँ पर 2020 का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम कर रहे हैं। सम्मेलन से पूर्व आप प्रतिवर्ष बच्चों की 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला आयोजित करती हैं। इस कार्यशाला में बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने का काम आप बखूबी कर रही हैं। बच्चों को सहजी निबंध लिखना, यात्रा वृतांत, जीवन की घटना, कहानी, नाटक, जीवनी, कविता, पत्र लेखन व ओरिगामी के तहत अखबार के मोड़ से सरल भाषा में रेखा गणित समझाया जाता है। बच्चे अपने मन से अपनी अपनी हस्तलिखित पुस्तक भी तैयार करते हैं। बच्चों से दीवार अखबार भी तैयार करवाया जाता है। इस प्रकार की उनकी बहुआयामी विकास में इन लेखन कार्यशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। तो आप सभी की तालियों के साथ मैं अब यहाँ पर स्वागत शब्दों के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विमला भंडारी मैम को। आप सभी उपस्थित जन समुदाय से
अतिथियों से मैं सादर अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ और सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ। आज का समय बहुत कठिन है और ऐसे कठिन समय में हम जो कर सकते हैं वह करें, और इसी करे ने यहाँ इस आभासी दुनिया के मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के माननीय चेयरमैन साहब प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा साहब। ये बिल्कुल, अगर बच्चों की बात मैं कहूं तो उनके शब्दों में अमेजिंग बच्चे होते तो ऐसा बोलते हैं, और मैं भी कह रही हूं कि मेरे लिए ये अकल्पनीय है। जब मुझे ये पता चला कि वो इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएंगे और कार्यक्रम में पधार रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उस खुशी वाकई में वो मेरे लिए अकल्पनीय है। इस मंच पर उनको सुनना मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था। हालांकि नेशनल बुक ट्रस्ट प्रति वर्ष सलीला संस्था से जुड़ती रही है, किंतु ये साल, कठिनाइयों भरा साल, इतना खुशगवार होगा ये विरोधाभास मुझे मालूम न था। इसी खुशी में सम्मिलित होने के लिए हमारे साथ अध्यक्षता के तौर पर उपस्थित है, अध्यक्ष के तौर पर माननीय डॉक्टर विकास दवे जी, जो पिछली बार भी 10वें राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन में सहभागिता निभाने के लिए सलूम्भर पधारे थे, और उस समय वह देवपुत्र के यशस्वी संपादक थे। और आज इस कार्यक्रम में बहुत खुशी के साथ मैं अपना इजहार कर रही हूं कि वह साक्षात्कार जैसी देश की प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक हैं। मध्य प्रदेश साहित्य हिंदी साहित्य अकादमी के वे अध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं। उन्हें अपने बीच पाकर मेरा हौसला, मेरी ऊर्जा दोगुनी हो गई है। हमारे बीच एक सेतु की तरह कार्य करने वाली डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव से कुछ दिन पहले ही तो परिचय हुआ था, जब उन्होंने एक साक्षात्कार की कड़ी में मुझे लिया था। इस कार्यक्रम की वह प्रमुख कड़ी बन जाएंगी, सबको जोड़ने वाली। उनका इस मंच पर इस विदुषी महिला का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सलीला संस्था बरसों से काम कर रही है और उस कार्य को निरंतर देख रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सेवानिवृत्त सेशन जज साहब, और बहुत सम्मान से मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, माननीय मुरलीधर जी वैष्णव साहब। बहुत खुशी है कि वह इस मंच पर हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। इस वर्ष का सलिल प्रवाह का अंक उन्हीं पर केंद्रित हुआ है। जब ये अंक लोकार्पित होगा आज और आप तक पहुंचेगा, तो आप वाकई में देखेंगे कि किस तरह से एक जज बच्चों के बारे में सोचते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने अपनी कलम से उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहा, कैसे संवारना चाहा, क्या उनका दृष्टिकोण है। और सलिल प्रवाह ने विशेषांक के रूप में उनका विशेषांक प्रकाशित कर एक नई गरिमा पाई, एक नई ऊंचाई पाई। खुशी इस बात की भी है कि इस बार इस पत्रिका को दो संपादकों का सहयोग मिला। एक संपादक प्रकाश जी तातेड़, उदयपुर निवासी, जो बच्चों के देश की पत्रिका के संपादक हैं, और वह सलिल प्रवाह का संपादन पहले भी करते रहे, इस वर्ष भी संपादक है। हमारे दूसरे यशस्वी संपादक
अनिल जी जायसवाल जो नंदन के पूर्व संपादक मंडल से हैं, उनका भी सानिध्य इस पत्रिका में मिला और उन्होंने भी संपादन में अहम भूमिका निभाई। पत्रिका के बारे में बात करती हुई मैं आपको बताती हूँ, सलील प्रवाह प्रतिवर्ष जो प्रकाशित होती है वह किसी बाल साहित्यकार पर केंद्रित होकर प्रकाशित होती है और उसके 44 ही पृष्ठ होते हैं, किंतु इस बार उसके 64 पृष्ठ है। आपको खुशी इस बात से होगी कि 2 साल से निरंतर व्हाट्सएप समूह पर बाल साहित्यकार पटल समूह चल रहा है और उस पटल पे जो नई रचनाएं आती हैं उन्हीं का संकलन इस सलील प्रवाह पुस्तक में के आधे यानी 32 पृष्ठों में किया है। आधे 32 पृष्ठों का कलवर इसी तरह पुराना ही है, जबकि 32 पृष्ठों का कलेवर सलील प्रवाह पर केंद्रित है। लोकार्पण होगा, संपादक लोग अपनी बात कहेंगे। मैं बात करना चाहूंगी वर्तमान समय में, ऐसा समय, कठिन समय, जब मैं मुन्ने बच्चों के चेहरे पर देखती हूँ तो एक अजीब सी मायूसी है। ऑनलाइन कक्षाओं से वो बोर हो चुके हैं, स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, खेल के मैदान में जाने से भय लग रहा है, दोस्त कोई आते नहीं और मम्मी पापा को अपने काम की वजह से बाहर रहना पड़ता है। तब ऐसे समय में जब बच्चों को बाल साहित्य की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब पत्र पत्रिकाओं ने, अखबारों ने अपने पृष्ठ समेटने शुरू कर दिए। जहां अखबार एक पृष्ठ बाल साहित्य का देता था, वहां उन्होंने एक कोना कर दिया। जहां पत्रिकाएं भरपूर मात्रा में, हिंदी बाल पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, वहां धीरे धीरे एक एक कर उनका अवसान होने लगा। इस बार कोरोना की वजह से मैंने भी सोच लिया था कि सम्मेलन नहीं होगा, ऐसे समय में मैं किसी को बुला नहीं पाऊंगी। मन में थोड़ा दुख था सम्मेलन नहीं होने का, किंतु पत्रिकाओं के बंद होने का इतना भारी आघात मुझे लगा, पिछले दिनों एक पत्रिका के बंद होने का ऐसा आघात मुझे लगा कि मैं सोचती रही कि ये बहुत बुरा हुआ। पर उस 1.5 मिनट की एक प्रक्रिया के अंदर मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं भी तो वही कर रही हूँ। समूह ने अपनी पत्रिका बंद की और संस्था अपना सम्मेलन बंद कर रहा है। बालकों को तो कुल मिलाकर के निराशा ही मिल रही है ना। और उसी 1.5 मिनट में एक कायाकल्प हुआ मेरे भीतर और मुझे वेबिनार का विचार आया कि मैं क्यों नहीं वेबिनार कर लूं। और आज तमाम संघर्षों से, थपेड़ों को सहता हुआ ये वेबिनार आप तक पहुंच रहा है और आप सब 2 दिन तक इसको लाइव देखेंगे। जब वेबिनार की परिकल्पना मन में आई तो इसके सत्रों की परिकल्पना आई। कोई भी सम्मेलन होता है उसमें पत्र वाचन होते हैं, किंतु पत्र वाचन हम प्रबुद्ध लोगों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए इससे क्या। बच्चों की स्थिति तो जस की तस। बिल्कुल इसी विचार पर मैंने अपने परम मित्रों और बढ़िया बाल साहित्यकार, उम्दा लेखन करने वाले बाल साहित्यकारों से व्हाट्सएप पे संपर्क किया, एक समूह बना करके व्हाट्सएप पे संपर्क किया और उन्हें बाल साहित्य की कहानियों के लिए आमंत्रित किया। आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार बाल कहानियों की अनेक धाराओं को क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया, तो पाया कि मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं। कहानी में आप देखिए, बड़े के कहानियों में इतनी धाराएं नहीं होती हैं जितनी बाल साहित्य में है। मैं दंग रह गई, कम से कम 15 धाराओं का मैंने नाम लिख डाला। तो कुल उनको फिर विभाजित किया, कुल मिला के 2 समूह बने। एक था गुण आधारित बाल कहानियां, दूसरा है पात्र आधारित बाल कहानियां। तो कल जो 2 सत्र होंगे वह गुण आधारित बाल कहानियों के होंगे और तीसरा सत्र पात्र आधारित बाल कहानियों होगा। उसमें हमारे
संपादक के तौर पर विशिष्ट लोगों का पैनल भी है और बाल साहित्यकार अपने मुंह से बच्चों के लिए कहानी प्रस्तुत करेंगे। मैं सोचती हूँ ये कहानियों का गुलदस्ता इस विपरीत काल में उनके लिए एक तोहफा है, जिसे वह फेसबुक के जरिए बार बार देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों की ये आदत है कि जो कहानी उन्होंने एक बार सुन ली, चाहे उन्हें दूसरी कितनी भी सुना दो, पसंद आने पर वह बार बार उसी कहानी को सुनने की फरमाइश करते हैं, बार बार उसी कहानी को पढ़ना चाहते हैं। सलीला संस्था अपने इस सम्मेलन वेबिनार में एक डायमेंशन में और कार्य कर रही है। प्रतिवर्ष, चूंकि पिछले साल ही हमने प्रतियोगिता आयोजित कर ली थी बाल एकांकी पर, प्रविष्टियां आ गई तो उनका मूल्यांकन भी हुआ और विजेताओं की घोषणा भी हुई। ये प्रविष्टियां हमेशा सलूंबर के स्वतंत्रता सेनानी औंकड़लाल शास्त्री की स्मृति में आयोजित की जाती हैं और उनके पुत्र तथा पौत्र का और परिवार का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। कई वर्षों से सलूंबर में ये आयोजन, ये विजेता आते रहे हैं और हाड़ी रानी के सामने स्तुति गान करते रहे हैं। आंशिक रूप से ही सही, आज हम इस आभासी दुनिया में वह सब कर पा रहे हैं और शाम के सत्र में हम विजेता लेखकों की, लेखिकाओं की, लेखक की उद्बोधन को सुनेंगे। और जो बाल एकांकी केंद्रित किया है आज के दोपहर का सत्र, उस सत्र को विशेषज्ञ पैनल अपनी चर्चा से आगे बढ़ाएगा, ताकि जो पत्र वाचन का एक हिस्सा छूटा जा रहा था उसको भी इसमें जोड़ा गया है। कुल मिलाकर इस वेबिनार में 6 सत्र होंगे। 3 सत्र आज निर्धारित हैं और 3 सत्र ही कल निर्धारित होंगे। जिस तरह से मैं प्रतिवर्ष 5 दिन का, 7 दिन का बाल साहित्यकार सम्मेलन करवाती हूँ, वह इस वेबिनार अकेले से तो नहीं होगा। आगामी नवंबर और दिसंबर में भी आगे के टुकड़ों को पूरा किया जाएगा और बच्चों के रूप में आज हमारे बीच एक ही बालक, जिसका गुणवत्ता आपने अभी परफॉर्मेंस आपने अभी सुनी और देखी है, ऐसे कई बालक हमारे उन सेमिनारों से जुड़ पाएंगे। मैं ऐसे समय में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने वेबिनार की इस योजना पर जो बढ़ चढ़ करके अपनी सक्रियता दिखाई और जो सहयोग किया और इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार ही नहीं किया बल्कि अपने चेयरमैन को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भेजा, उन्हें सारा कार्यक्रम बताया और वो हमारे कार्यक्रम का अभिन्न अंग बने, ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि और निसंदेह ये बात भी प्रकट करती है कि उनका भी देश के भविष्य के प्रति उतना ही चिंतन है और वह इस कार्यक्रम में इसीलिए स्वयं आए हैं। मैं अपनी बात को अब अल्प विराम दूंगी क्योंकि आगे भी सत्र है और अभी मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आए और हम उनको सुने। रेणु जी, आप फिर से संचालन संभालिए। नमस्कार। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि कहते हैं ना कि कहानियों का गुलदस्ता बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अनमोल तोहफा होता है, क्योंकि हम भी जब छोटे बच्चे थे हम सभी जानते हैं कि कहानियां बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। बचपन में जब हमारी दादी नानी, हमारी माँ हमें कहानियां सुनाती थी तो उन कहानियों को सुनते सुनते कभी कभी हमें वो परियों के देश में भी लेकर के जाती थी। तो जहां वो हमें परियों की एक आभासी दुनिया में लेके जाती थी, वहीं कुछ कहानियां ऐसी होती थी जो हमें यथार्थ का भी एहसास कराती थी। तो ये कहानियां बच्चों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि संस्कार के बीज बो देती हैं। और हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है, जैसा कि विमला दी ने बताया, कि आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दिल्ली के।
हम उनको सुने, लेकिन उनसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जो इन्होंने 21 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। 1939 में जन्मे प्रोफेसर शर्मा ने सरकारी पीजी कॉलेज मध्य प्रदेश से किया। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की और उसके बाद अतिरिक्त निदेशक के रूप में वो नियुक्त हुए। वो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने के बाद प्रोफेसर शर्मा ने मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के उपाध्यक्ष और साथ ही मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक लेखन स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आप 6 से अधिक अकादमिक पुस्तकों के लेखक हैं और आपके कई शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैनल पर प्रकाशित हो चुके हैं। हम अगर ये कहें कि एक सकारात्मक व्यक्तित्व हमारे सामने है, क्योंकि कहते हैं कि एक सकारात्मक व्यक्तित्व एक खूबसूरत फूल की तरह होता है जिससे कि पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। आपके भी सकारात्मक विचारों से आज का जो हमारा वेबिनार का ये उद्घाटन सत्र है वो निश्चित तौर पर ही सुगंधित हो जाएगा। और इसीलिए तो कह सकते हैं कि जो आपके व्यक्तित्व के बारे में कि जब झांकू अंतरकण से सब होई जैसे भार सजोए, शब्द विनम्र मित्रवत व्यवहार अक्षोभ गगन से आपके संभल विचार। इन्हीं पंक्तियों के साथ और तालियों के साथ मैं यहाँ पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा सर, अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली। सर आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। नहीं, कैमरा तो ऑन है, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आवाज तो आ रही है, कैमरा ऑन नहीं हुआ है आपका? नहीं, कैमरा ऑन है जी, दिखाई दे रहे हैं सर। मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, दिखाई दे रहे हैं सर। सर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज आप। नहीं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, ठीक है। सभी मित्रों को नमस्कार। और मैं पहली बार विमला भंडारी जी के सामने और अपनी मित्र विकास दवे के सामने बाल साहित्य के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। दरअसल आप सभी लोग बाल साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। आपकी तो कहानी, किन्हीं की कविताएं, किन्हीं के प्रिय प्रसंग हम पढ़ते रहते हैं। और जिन लोगों का साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य पढ़ करके कुछ विचार बनाते हैं, उन लोगों के बीच आकर के कुछ बोलना एक बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अपने ही लोगों के सामने अपनी बात कहने में कोई संकोच भी नहीं होता है। ये जो बाल साहित्य है, इस बाल साहित्य का पूरे के पूरे साहित्य में उतना महत्व है जितना कि घर में एक बच्चे का महत्व होता है। यदि घर में बच्चे न हो ना तो घर बड़ा सूना लगता है। सब चीजें हैं लेकिन जो होना चाहिए वो यदि ना हो तो बड़ा सूनापन, अकेलापन लगता है। चहल पहल तो होनी चाहिए। तो जो स्थान घर में बच्चे का है वही स्थान साहित्य में बाल साहित्य का है। बाल साहित्य मान लीजिए पूरे साहित्य में से, पूरे उसमें से बाल साहित्य को निकाल दीजिए। बाल साहित्य माने केवल लिखित ही मत लीजिए, लिखित अलिखित दोनों प्रकार का लीजिए। क्योंकि जितना बाल साहित्य लिखित है, यदि जनजातीय क्षेत्र के बाल साहित्य को समृद्ध करें, सुदूर जहां तक अभी भी हमारी पहुंच नहीं हो पाई है, वहां भी बाल साहित्य है।
तो वो अलिखित साहित्य लिखित साहित्य से अधिक है। रांची में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने इस प्रकार का एक आयोजन किया। उसके पीछे का भाव यह था कि जो जनजातियां जो लोरी सुनाती हैं, जो गीत सुनाती हैं, जो बच्चों को कहानियां सुनाती हैं और जो सुनाते सुनाते बच्चे सो जाते हैं, उनका संकलन किया तो उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत कुछ मिला। उसमें से कुछ तो प्रकाशित करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अलिखित बाल साहित्य बहुत है और इसलिए साहित्य में बिना बाल साहित्य के कुछ मजा नहीं आता, अधूरापन लगता है। और इस बाल साहित्य की 2-3 विशेषताएं बहुत बड़ी हैं। एक तो यह है जो मैं अनुभव करता हूं कि जो बड़ों का साहित्य है उसमें आप कई प्रकार की चीजें पाएंगे, अच्छी बुरी सब तरीके की पाएंगे, चाहे भाषा को लेकर के हो, चाहे विषय सामग्री को लेकर के हो, चाहे अभिव्यक्ति को लेकर के हो। और साहित्यकारों के कुछ ब्रैकेट जैसे हैं जिनको लेकर के वो लिखते हैं। लेकिन बाल साहित्य बड़ा सात्विक, सरल, निर्मल आपको देखने को मिलेगा। बहुत छोटे छोटे वाक्य, अच्छे से शब्दों का चयन, अच्छे विचार, ये बाल साहित्य की खूबी है कि वह प्रौढ़ साहित्य की तुलना में बहुत पवित्र और निर्मल है। मैंने आपको प्रौढ़ साहित्य पढ़ करके कुछ उत्तेजना, कुछ क्रोध या कुछ अपने विचार उस तरीके के लग सकते हैं, लेकिन बाल साहित्य के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। बाल साहित्य अपने यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है, सभी देशों के अंदर है, सभी कौमों के अंदर है। और उसके अंदर आश्चर्यजनक रूप से अब तो थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें आ रही हैं, लेकिन उसमें वही परियों की कथा, जानवरों की चित्रण, दोस्ती का व्यवहार, परस्पर समझ को विकसित करने की बातें, एक राजकुमारी की बात, राजकुमार की बात, ये समूचे विश्व के बाल साहित्य के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। लोरियों के रूप में, गीतों के रूप में, कहानियों के रूप में बाल साहित्य बहुत बिखरा हुआ है। अब थोड़ा पहले की तुलना में एक वैज्ञानिक और अन्य जो प्रगति और तरक्कियां हुई हैं, उनमें अब बाल साहित्य नाटक के रूप में भी हमको मिलता है, उपन्यास के रूप में भी मिलता है। बाल साहित्य के अंदर विज्ञान का भी प्रवेश है, वैज्ञानिक कहानियां भी बाल साहित्य के रूप में हमको मिलती हैं। बाल साहित्य की एक विशेषता मेरे को ये भी लगी कि इस साहित्य के अंदर पशु पक्षी, जानवर, छोटे बड़े, ये सब बच्चों के मित्र के रूप में आते हैं। ये बच्चों से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं।
मित्रता बढ़ाते हैं। ये जो अद्भुत चीज है, ये बड़े साहित्य में हमको नहीं मिलती। बड़े साहित्य में नहीं मिलती। और उस तरीके के संबंध भी बाल साहित्य में इनसे जुड़ते हैं। चंदा मामा है, बिल्ली मौसी है। अब हकीकत की दुनिया में जब आते हैं तो वो एक बड़ा वैसा लगता है कि ये क्या है, लेकिन है। बाल साहित्य में तो ये है। चंदा को मामा न कहें तो मजा ही नहीं आएगा। बिल्ली मौसी तो रहेगी। तो ये बाल साहित्य की खूबी है कि वो प्रकृति से, जीव जंतुओं से, जानवरों से हमारी मित्रता करा रहा है, उनको निकट ला रहा है। मैंने बाल साहित्य पर्यावरण के बहुत निकट है। वो चाहे नीम के पेड़ की बात हो, चाहे अंगूर के पेड़ की बात हो, चाहे मगर और बंदर की दोस्ती की बात हो, उसके अपने अंदर का आनंद ही अलग है, सीख है, शिक्षाप्रद है। नए नए व्यवहार और नए नए विचार और नई नई सीख, मूल्य इसमें मिलते हैं, नैतिकता इसमें मिलती है, आचरण की शुद्धता इसमें मिलती है, अच्छाई के ओर जाने का भाव इसमें मिलता है। और इसीलिए ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें इन चीजों को बहुत महत्व दिया गया है। बाल साहित्य को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। आंगनवाड़ी को जब से औपचारिक शिक्षा के अंदर जोड़ा है, भले ही उसके अंदर परीक्षा की बात ना हो, एक औपचारिक रूप से वो सब चलेगा, लेकिन उसके अंदर यही दिया है कि इस उम्र में बच्चों को अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाए, व्यवहार करना बताया जाए, साफ सफाई के बारे में बताया जाए। और ये सब आप कैसे बताएंगे? इनके ऊपर लिखे गए गीत, इनके ऊपर लिखी गई राइम्स, कविताएं, कहानियां, एक दूसरे का वार्तालाप, इनके द्वारा सिखाएंगे। तो ये जो सब कुछ है, ये पूरा का पूरा बाल साहित्य है। जहां तक एनबीटी का सवाल है, हमारी तो पहचान ही बाल साहित्य के कारण है। पुस्तक संस्कृति, ये शब्द बड़ा गहरा और बड़ा भारी तो लगता है, लेकिन सामान्य जन के अंदर पुस्तकों को पढ़ने की अभिरुचि को जागृत करने से इसका संबंध है। पर हमारा आधे के करीब करीब प्रकाशन बाल साहित्य को लेकर के, 22 भाषाओं में बाल साहित्य राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा प्रकाशित है और लिखाया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जनजातीय क्षेत्रों के अंदर जो बाल साहित्य है, अभी मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर अभी वर्कशॉप हम लोगों ने किया। वहां का जो जनजातीय साहित्य है, कई बोलियों की तो लिपि नहीं है, अभी भी वो मौखिक रूप से वहां पर उन गीतों को और उन साहित्य की चीजों को, बाल साहित्य को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं।
उनका सबका संकलन करने का विचार राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का है। नेहरू बाल पुस्तकालय जो हमारे यहाँ का एक अंग है, उसमें बाल साहित्य के बारे में बहुत कुछ विस्तार से चीजें हैं। आप भी महसूस करते होंगे कि जितना महत्व प्रौढ़ साहित्य के लिए है, जितना लोग उसके लिए कई संरक्षण है, उसके लिए, उसके विकास के लिए और उसमें और अधिक लेखन के लिए बहुत स्कॉलरशिप है। हर प्रदेश के अंदर इस तरीके के संस्थान है। मध्य प्रदेश में जो साहित्य अकादमी है, माननीय दवे जी उसके चेयरमैन है। ऐसा कुछ बाल साहित्य को लेकर के नहीं है, तो क्यों ना आपकी ये जो संस्था है अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जाए, एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया जाए जो राज्य शासन से या केंद्रीय सरकार से भी इस बात के लिए कहे कि जिस प्रकार साहित्य अकादमी है, अन्य भाषाओं के लिए अकादमी है, उसी प्रकार बाल साहित्य के लिए भी एक अकादमी होनी चाहिए। उससे निश्चित रूप से बाल साहित्य को संरक्षण मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा बाल साहित्य लिखा जाएगा। आपने मुझे एक मौका दिया, अब विद्वानों के बीच में, मूर्धन्य साहित्यकारों के बीच में, जिनका लेखन मैं फिर दोहराता हूं, मैं स्वयं पढ़ता रहा हूं, उन लोगों के बीच में अपने विचारों को रखने का आपने मौका दिया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखिए। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बच्चों का मन बहुत ही निर्मल होता है, सरल होता है, साफ होता है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों का मन मक्खन की तरह निर्मल होता है। कविता और कहानी के माध्यम से हम उनके मन को वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं जो उनके मन के भीतर जाकर के संस्कार, समर्पण, सद्भावना और भारतीय संस्कृति के तत्व बिठा सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि पशु पक्षियों की कहानियां होती है, उनसे भी बच्चों को शिक्षा मिलती है, तो बिल्कुल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बच्चों को जो ज्यादा आकर्षित करते हैं, कलर प्रस्ट होते हैं, कलर आकर्षित करते हैं, उस तरीके से हम बच्चों तक एक कहानियों को, कविताओं को पहुंचा सकते हैं। आपने पीड़ा भी यहाँ पर जाहिर करी कि जिस तरीके से सभी साहित्य अकादमी है, बाल साहित्य के लिए भी इस तरीका का कुछ होना चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात ये कहते हैं ना कि पुस्तकें सबसे अच्छा दोस्त होती हैं। जो जिनके साथी अगर पुस्तक है, किताब है, तो उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो सकती है और बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है हमको इन किताबों से। और जब बाल साहित्य की जब बात आ जाती है तो निश्चित तौर पर बाल साहित्य में अच्छा लिखा जा रहा है, बस बच्चों तक पहुंचाने की हमारे लिए जरूरत है। हमारे साथ हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विकास दवे जी। डॉक्टर विकास दवे सर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर विकास दवे सर निदेशक हैं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के, और साथ ही विशेष अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित और डॉक्टर मृदुला सिन्हा महामहिम राज्यपाल गोवा द्वारा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर आप मनोनीत हैं। साथ ही आप केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। आपको विगत 25 वर्षों से देवपुत्र बाल मासिका में संपादक का कार्य अनुभव है। आपके अगर और संपादकीय कार्य की हम बात करते हैं तो आप 7 वर्षों तक मासिक सेवा प्रेरणा का संपादन करते रहे। आप लंबे समय तक जागृत युगबोध मासिक, चौथा विश्वास साप्ताहिक, छात्र युवा दर्पण मासिक आदि का भी आपने संपादकीय में सहयोग किया है।
साथ ही आपके अन्य संपादित ग्रंथ हैं कतरा कतरा रोशनी काव्य संग्रह, वीर गर्जना काव्य संग्रह, जीवन मूल्य आधारित बाल साहित्य लेखन, स्वदेशी चेतना, गाथा नर्मदा मैया की आदि का आपने संपादन किया है। साथ ही अगर पुस्तकों की बात करें तो आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है सामाजिक समरसता के मंत्रस्टा डॉक्टर अंबेडकर, भारत परम वैभव की ओर, शीर्ष पर भारत, एकनाथ रानाडे, पंचगव्य चिकित्सा, पौराणिक गोभक्ति कथाएं, आधुनिक युग की गोभक्तों की कथाएं, गोभक्ति गीतमाला, वेद पुराणों पर गोमाता, दादाजी खुद बन गए, कहानी बाल संग्रह दुनिया सपनों की, पाती बिटिया के नाम, कैसा हो मेरा घर, आजाद हिंद सरकार, बाल पत्रकारिता और देवपुत्र के आप संपादकीय लेखक रहे, जिसमें आपके कई लेखों के लघु शोध प्रबंध भी आपके इसमें रहे हैं। साथ ही हम बात अगर करते हैं तो बहुत काफी लंबी लिस्ट है आपकी, जिसमें आपकी कई किताबें और कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपकी बताना चाहूंगी कि आप लर्न बाय फन की कक्षा 6, 7, 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में आपकी 2 रचनाएं सम्मिलित की गई हैं। आपके शोध आलेख 50 से अधिक प्रकाशित हो चुके हैं और आपकी रचनाओं का प्रकाशन देवपुत्र, जागृत, युगबोध, सेवा प्रेरणा, साक्षात्कार पत्रिका, सुबह सवेरे, चरेवेती, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राज्य एक्सप्रेस, नव भारत, राष्ट्र धर्म, पंचजन्य, स्वदेश, महानगर प्लस, बाल साहित्य समीक्षा, हेलो बेबी, ऑर्गेनाइजर वीकली, युग प्रभात, अर्पण, समर्पण आदि पत्र पत्रिकाओं में हो चुके हैं। अगर हम कहें तो कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि शान बन जाए, ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की एक मिसाल बन जाए। तो साहित्य के क्षेत्र में ऐसी ही मिसाल है हमारे बीच में डॉक्टर विकास दवे जी, उनको आपकी सभी की तालियों के साथ में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करें। धन्यवाद रेणु जी। इस पटल पर अभी जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा था, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष और वर्षों से जिनका मार्गदर्शन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी स्नेह प्राप्त होता रहता है, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद शर्मा जी। इस पटल पर पूर्व न्यायमूर्ति श्रद्धेय मुरलीधर वैष्णव जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूं। और अनिल जी जायसवाल की उपस्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है, नंदन के पूर्व संपादकीय विभाग के वे कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति को रेखांकित कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। रेणु जी का संचालन तो हम बड़ी देर से सुन ही रहे हैं। प्रकाश जी संभवतः हम सबसे अभी विलग हुए हैं थोड़ी देर के लिए, और इतने सब लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांधने वाली हम सबकी आदरणीय विमला दीदी, वास्तव में मैं याद कर रहा था, गत वर्ष लगभग इन्हीं दिनों की बात थी और सलूम्बर में अपने सलीला संस्था का वह वार्षिक उत्सव आयोजन संपन्न हो रहा था और हाड़ी रानी की उस गौरव धरा की मिट्टी को प्रणाम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि विमला दीदी का जो ममत्व है, जो स्नेह है, वह सारे बाल साहित्यकारों को एक सूत्र में बांध कर रखता है। वे बिल्कुल पारिवारिक भाव से इन सारे कार्यक्रमों को संपन्न करती है। एक और अच्छी बात यह है कि सलीला का प्रत्येक वर्ष का आयोजन बाल साहित्य की किसी न किसी विधा को समर्पित होता है। जैसे उदाहरण के लिए इस वर्ष का यह जो कार्यक्रम, गत वर्ष पत्र लेखन विधा को उन्होंने प्रश्रय दिया था, इस बार का यह जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसको इस सत्र को हम लोग संपन्न कर रहे हैं, यह नाटक और एकांकियों को समर्पित सत्र है। श्रद्धेय गोविंद जी भाई साहब ने अभी समग्र बाल साहित्य की अवधारणा को लेकर के कुछ बड़ी अच्छी चर्चा की और बाल साहित्य के पूरे परिदृश्य को भी उन्होंने उकेरा। मैं थोड़ा सा अपने आप को समेट करके केवल इस सत्र के मूल विषय पर ही बातचीत करना चाहता हूँ। हम सब इस समय बाल नाटक और बाल एकांकी की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में बाल नाटक को हिंदी साहित्य की विधा के अनुसार देखा जाए तो सामान्यतः जो कहानी की विधा है, कहानी की विधा और नाटक की विधा में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। विशेष करके कहानी के जो 5 और 6 मूल तत्व हैं, पात्र चयन हम करते हैं, कथोपकथन होता है, संवाद योजना होती है, कहानी का उद्देश्य होता है। इन सब 5-6 मूल तत्वों में से जो संवाद योजना है, यदि हम संवाद योजना को एकदम उदात्त अवस्था में अगर ले आए, कहानी में भी संवाद होते हैं, लेकिन नाटक विशुद्ध संवादों के संचयन से तैयार एक साहित्य की विधा होती है नाटक। एक और बात जो कहानी से उसको अलग करती है, विलग करती है, वो बात होती है इसमें जो संकेत दिए जाते हैं,
पात्रों के जब संवाद होते हैं तो दादाजी हंसते हुए, कोष्टक में ये जो हंसते हुए लिखा होता है, या एकदम से गुस्से से आंखें तरेरते हुए, ये जो आंखें तरेरते हुए, ये जो संकेत होते हैं, या कभी कभी हम देखते हैं कि पात्रों के वेशभूषा को लेकर के कुछ संकेत होते हैं। फटेहाल एक किसान दरवाजे पर खड़ा है और गिड़गिड़ाते हुए, यह जो सारी चीजें होती है, यह वास्तव में नाटक को कहानी की उस अवस्था से पार ले जाती है जहां जाकर के बच्चे को कुछ अतिरिक्त मिलना प्रारंभ होता है जो शायद कहानी में भी नहीं मिल पाता। इस कारण से मुझे लगता है कि केवल और केवल यही कारण है कि बच्चा कहानी की तुलना में नाटक से ज्यादा जुड़ता है। अभी विमला दीदी प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन में कह रही थी कि ये कठिन समय है, पूरा विश्व इस समय कोरोना काल से गुजर रहा है, और कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जो गड़बड़ हुई वो ये हुई कि वो अपने मित्रों से, अपनी शाला से, अपने खेल के मैदान से, बगीचों से दूर होकर के रह गए। अब बच्चे का ये दूर होना वास्तव में अभी एक और खतरे का संकेत बन गया, और वो खतरा ये था, हम सब लोगों को लग रहा था कि बच्चा इस कोरोना पीरियड में, इस कोरोना काल में शायद पढ़ करके अपने समय को व्यतीत करना ज्यादा अच्छा समझेगा। लेकिन इन दिनों, पिछले दिनों का जो एक सर्वेक्षण पिछले 3-4 महीनों का आया, उसमें अत्यंत दुखद बात यह रही कि सारी बाल पत्रिकाएं जो इस समय अपनी पीडीएफ फाइल्स जो है वह निशुल्क इंटरनेट पर उपलब्ध करा रही थी, लेकिन लोगों को ध्यान में आया कि बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लास से मोबाइल जैसे उपकरण, लैपटॉप जैसे उपकरण, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब से भी ऊब से गए थे, उस समय में उनका पढ़ना भी छूट गया। बंधु और अनिल जी बैठे हैं और अत्यंत कष्ट के साथ अभी विमला दीदी ने बताया कि नन्हे सम्राट बंद हुई, नंदन का बंद होना, ये वास्तव में बाल साहित्य जगत की बड़ी हानि है, और इस हानि से पार पाने का प्रयास हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कर रहे थे। लेकिन चुनौती को हम जब अवसर में बदलते हैं तो कैसा होता है, हमको ध्यान में आया कि पिछले 4-5 महीने का जो सर्वेक्षण आया, उस सर्वेक्षण में एक बात की ओर संकेत किया गया, और वह यह कि बच्चा इन दिनों देख बहुत रहा है। अब देख क्या रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चा कंप्यूटर देख रहा है, और इन सब पर वो देख रहा है बाल नाटक, इन सब पर वो देख रहा है फिल्में। अब ये बात बड़ों पर निर्भर करती है कि यह जो देखने की वृत्ति बच्चे की आज भी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इस कोरोना काल में और बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई लालसा को, इस बच्चों की बढ़ी हुई प्यास को बुझाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो बाल साहित्य की एकमात्र विधा नाटक हो सकती है। ये जो नाटक और एकांकी है, जिनका परिवर्धित स्वरूप हम इलेक्ट्रॉनिक युग में बाल धारावाहिकों के रूप में देखते हैं, बच्चों की फिल्मों के रूप में देखते हैं, ये अगर हम बच्चों को ठीक ढंग से दे पाए तो जो कुछ हम साहित्य के माध्यम से देना चाहते थे, मुझे लगता है कि यह सब हम बच्चों को बाल नाटक और एकांकियों के माध्यम से दे सकते हैं। केवल उसके रूपांतरण की आवश्यकता है, उसका रूप परिवर्तित कर दीजिए, अच्छी कहानियों को नाट्य रूपांतर करें हम सब लोग मिलकर के। मुझे लगता है कि बाल साहित्य को पुनर्जीवन देने का काम अगर कोई कर सकता है तो ये बाल नाटक कर सकते हैं। मैं याद करता हूं, नन्हा सा बालक निताई, मंच पर उसको खड़ा कर दिया गया, भगवान शिव की वेशभूषा पहना करके वाघांबर पहना दिया गया, और शरीर पर वाघांबर धारण करके, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, गांव के रामलीला के मंच पर बालक निताई खड़ा है। और जब लोग चिल्लाना प्रारंभ करते हैं कि अरे तुम नाटक क्यों नहीं करते, तुम अपनी नाट्य प्रतिभा का प्रकटीकरण क्यों नहीं करते, लेकिन नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाले निदेशक को अचानक ध्यान में आता है कि वह बालक अर्धोन्मिलित उसकी आंखें हैं, और आधी बंद आंखों के साथ ऐसा लगा कि वो बालक इस दुनिया में ही नहीं है। एकदम से जब उसको झिंझोड़ने की कोशिश की गई तो जैसे टप से बच्चा टपकता है, वो उस निदेशक की गोद में टपक गया, और उस बालक निताई को जीवन में पहली बार समाधि लगी थी। यह बालक बड़ा होकर रामकृष्ण परमहंस बनता है। पहली बार नाटक के मंच पर केवल शिव का स्वरूप धारण कर लेने से जिसको समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। हम कल्पना कर सकते हैं नाटक क्या नहीं कर पाता। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि बाल साहित्य के मंचों से बातचीत करते हुए लोग कहते हैं कि ये बाल मन के जो भय, गुस्सा, खीज, ये जितने प्रकार के उद्वेग हैं, इन उद्वेगों को बाहर लाने का काम नाटक करता है। हाँ, प्रकारांतर से मैं थोड़ा सा सहमत हो सकता हूं इस बात से, क्योंकि हम देखते हैं ना, बच्चा जब बाल नाटक में भाग लेता है तो वो दादाजी भी बनता है, छोटी सी बिटिया मां बन जाती है, दादी बन जाती है,
और वो जब उस स्वरूप को धारण करती है तो हम बड़ी तालियां बजाते हैं बाल नाटकों में। हमको लगता है कि वो बच्चा जब दादाजी बनता है तो वो सारे घर के लोगों को छड़ी लेकर के पीछे पीछे चलता है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे तुम, क्योंकि वो ये सब देख रहा है। वो छोटी सी नन्ही बिटिया जब दादी बनी है तो वो दादी के स्वरूप को ठीक उसी तरह से निर्वाह कर रही है जैसा स्वरूप उसने अपनी दादी का देखा है। लेकिन यह सब बच्चे के मन की भय, गुस्सा और खीज को बाहर लाने का तरीका नहीं है, बल्कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से अच्छी बातें भी बाहर लाने का प्रयास कर रहा है। वो जो सारी अच्छी चीजें अपने दादा दादी में देखता है, अपने नाना नानी में देखता है, अपने माता पिता में देखता है। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, मैं जब एक विद्यालय का प्राचार्य था, जीवन के शुरुआती दौर में, लगभग 80 के दशक की बात थी, हम लोगों को बड़ी परेशानी आती थी, कक्षा का अनुशासन भंग होता रहता था, बच्चे चिल्लाते थे। एक बार प्रयोग ऐसा किया कि बाल दिवस पर हमने बच्चों को प्राचार्य और शिक्षक बना दिया। एक दिन के लिए पूरे स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक बच्चों को बना दिया। हम सब लोग मौन रह करके उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। कहने को कहा जाए तो वो एक नाटक ही था, लेकिन उस नाटक के बाद जो परिवर्तन पूरे विद्यालय में आया वो ये आया कि बच्चों को ये समझ में आ गया कि आखिरकार शिक्षक की भूमिका कितनी कठिन होती है, प्राचार्य की भूमिका कितनी कठिन होती है। उस नाटक ने उन बच्चों के जीवन को बदल करके रख दिया। गांधी जी के संदर्भ में हम बात करें, संपूर्ण जीवन सत्य के प्रयोग को समर्पित करने वाले नन्हे मोहन को यह सत्य का जो आग्रह जीवन में प्राप्त हुआ, वो कहां से प्राप्त हुआ? अपने पुश्तैनी गांव में बाल्यकाल में वो जब राजा हरिश्चंद्र नाटक देख रहे थे, गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा इस बात को, सत्य के प्रयोग पुस्तक की भूमिका में वो लिखते हैं, राजा हरिश्चंद्र नाटक देख करके एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी से बापू हो जाता है, संपूर्ण विश्व में पूज्य हो जाता है। यह शक्ति है इस बाल नाटक की। और इसलिए मुझे लगता है कि आधुनिक युग में कई बार हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो है वो आजकल रोजगार मूलक और कैरियर कॉन्शियस और मनी कॉन्शियस जैसे शब्द प्रयोग करते हैं। बच्चे इस प्रकार की धारणाओं से ग्रस्त हो गए। मुझे लगता है कि बाल नाटक करने वाले बच्चे के सामने कैरियर के, वृत्ति के कई दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। वो बच्चा अच्छा लेखक बन सकता है, बाल नाटक का लेखक बन सकता है, वो एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है, वो अच्छा मंचन करने वाले नाट्यकर्मी के रूप में प्रसिद्धि पा सकता है, वो अच्छा अभिनय करने वाला अभिनेता हो सकता है, अभिनय सिखाने वाला प्रशिक्षक हो सकता है, वो मंच सज्जा के क्षेत्र में जा सकता है, वो एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, वो एक अच्छा रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियर बन सकता है, वो एक अच्छा साउंड आर्टिस्ट बनता है जो मॉड्यूलेशन के साथ संवादों की अदायगी करता है, वो रेडियो आर्टिस्ट बन सकता है। उसके सामने कितने सारे द्वार खुल जाते हैं। और यह सब करता है बाल नाटक। हम सब जब बाल नाटक की चर्चा करते हैं तो हमको ध्यान में आता है 1862 में पहली बार राजा लक्ष्मण सिंह का जो नाटक भरत आया था। राजा लक्ष्मण सिंह का वह नाटक अत्यंत पुराना माना जाता है और लगभग नाट्य काल के दौर की शुरुआत मानी जाती है। और बाद के काल में हम सब देखते हैं कि 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब अंधेर नगरी लिखा था, हालांकि इस बात को लेकर के मैं चूंकि भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान जैसे शोध केंद्र का निदेशक भी हूं इस समय और 70 से अधिक पीएचडी शोधार्थियों को करवाई है, तो मुझे ध्यान में आता है कि शोध के दौरान हमको कई नई नई बातें पता लगती है। वास्तव में देखा जाए तो अंधेर नगरी नाम का यह जो नाटक है ये पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित हुआ है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, बच्चे उसका नाट्य रूपांतर करके मंचन भी करते हैं। लेकिन यह नाटक वास्तव में बच्चों के लिए है क्या, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यह प्रश्न चिन्ह ठीक वैसा ही है जैसा पंचतंत्र पर बाल साहित्य होने का प्रश्न चिन्ह है। पंचतंत्र जो है वह वयस्क हो चुके राजकुमारों को विष्णु शर्मा नीति के सिद्धांत सिखा रहे हैं, वह पंचतंत्र है। जो राजा होने योग्य बालकों को नीति सिखाई जा रही है, वे बच्चे नहीं है। तो कहा जाए तो पंचतंत्र का जो उत्स है, उसका जो जन्म है, वह किशोर हो चुके राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने वाला है। लेकिन इसी प्रकार से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जो नाटक है, ये बच्चों के लिए नहीं है लेकिन बच्चों को प्रिय है। और इसलिए हम इस समय बाल नाटकों की चर्चा करते हुए बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण करें भगवान नारायण भार्गव जी को, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, हरिकृष्ण प्रेमी, राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर दयाल दुबे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, पराग को जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ था, हरिकृष्ण देवसरे जी जिनके नाम पर मैं जिस साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का निदेशक बना हूं, वहां पर एक बाल साहित्य का 51,000 का पुरस्कार देवसरे जी के नाम पर है। उन्होंने बाल नाटक लिखे और ये यात्रा चलते चलते घमंडीलाल जी अग्रवाल, बिमला भंडारी दीदी और प्रकाश तातेड़ जी तक पहुंचती है। बाल साहित्य की यह जो नाटकों की यात्रा है, मुझे लगता है कि इन नाटकों की यात्रा में हम सब लोग बाल नाटक लिखते समय बच्चों को डज एंड डोंट्स बताते रहे।
बच्चों को नाट्य कर्म के कुछ मूल सिद्धांत, हालांकि संस्कृत वाङ्मय में भट्ट लोल्लट के सिद्धांतों को हम आज भी आदर्श मानते हैं, उन सिद्धांतों को भी बच्चों को बताने का प्रयास करें कि क्यों आखिरकार प्राचीन काल के उन नाट्य शास्त्रियों ने अग्नि का प्रवेश रंगमंच पर वर्जित कराया था। इसके पीछे के मूल कारण को हम बताने का प्रयास करें। मुझे याद आता है कई विद्यालयों में अग्नि का प्रवेश होता है, साक्षात अग्नि खप्पर के रूप में या मशाल के रूप में आती है और कई बार दुर्घटनाएं होती है। मुझे याद आता है एक बार बच्चे की दाढ़ी में आग लग गई थी। ये सब जो दुर्घटनाएं होती है, तो हम बताने का प्रयास करें बच्चों को कि ये जो बाल नाटक होते हैं, इन बाल नाटकों के करणीय और अकरणीय कार्य कौन कौन से। आज विमला दीदी ने यह जो सारा एक जुटाया है सरंजाम यहाँ पर, और बाल नाटक बाल एकांकी पर जो चर्चा का सुअवसर इतने वरेण्य विद्वानों के बीच करने का हम सबको अवसर उपलब्ध कराया है, मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब ने बाल नाटक और बाल एकांकी के लिए आज इस उद्घाटन सत्र को समर्पित किया है। दूसरा सत्र भी इसी विधा को समर्पित रहेगा। अंत में चलते चलते मैं स्मरण करना चाहता हूँ, जीजा माता के पास नन्हे नन्हे बच्चे आकर के शिकायत कर रहे हैं। जीजा माता का स्वरूप मुझे लगता है लगभग विमला दीदी जैसा है, और नाटकों में हम सब देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही श्वेत धवल केश राशि और वैसा ही तेजोमयी चेहरा। तो जीजा माता को बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जीजाऊ जीजाऊ देखिए ना, ये जो आपका बेटा है, ये बेटा नाटक करते समय बेईमानी करता है। जीजा माता ने नन्हे शिवा को आवाज लगाई, क्यों रे शिवा, क्या गड़बड़ करता है? तेरे दोस्त लोग कह रहे हैं कि तू नाटक करने में भी बेईमानी करता है। अरे नाटक की विधा तो ऐसी होती है जहां पर व्यक्ति को पूरा ईमानदार होकर के अपने आप को प्रकट करना होता है। तो नन्हा शिवा कहता है, माँ, जीजा माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम नाटक कौन सा कर रहे थे आपको पता है? नाटक में मैंने अपना किला तैयार किया था, और नाटक में एक बार मैंने आक्रमण अपनी सेना के साथ किया, ये जो मेरा दोस्त नाराज हो रहा है, इसके किले को मैंने जीत लिया। नाटक के उत्तरार्ध में दूसरे हिस्से में इसको अपनी सेना लेकर के मेरे किले पर आक्रमण करना है। अब ये कहता है कि मैं अपना किला हार जाऊं, इसको दे दो। जीजा माता, नाटक में भी मैं अपना किला हार नहीं सकता, मैं अपना किला शत्रु को दे कैसे दूं? और हम सब समझ सकते हैं कि छोटे छोटे से नाटक करते करते जो नाटक में भी अपना किला देने में हिचकिचाता है, वही आगे चल करके वीर शिवाजी बनता है, वही हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करता है और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर उनका अंकन होता है। मुझे लगता है कि बाल नाटक की इस महत्ता को हम सब भी स्वीकारें। आज के सत्र के लिए मुझे लगता है कि यह चर्चा पर्याप्त होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया सर, आपने वास्तव में बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि हम बच्चों को अगर बाल साहित्य से जोड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी जो कहानियां उन सभी को नाटक के रूप में उनको परिवर्तित कर देना चाहिए। कोई कहते हैं ना, जब संवाद हम करते हैं तो संवाद आकर्षित करते हैं, और आपने बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को यहाँ पर बताया। और साथ में जब हम ऑनलाइन बच्चे जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब आ रहे हैं, तो हम क्यों ना हमारी इन कहानियों को सबको बाल नाटक के रूप में परिवर्तित करके यूट्यूब पर और ऑनलाइन डिजिटली उसमें परिवर्तित करके बच्चों तक हम पहुंचा दें, तो बच्चे उससे जुड़ने लग जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हुई है। और साथ ही में बहुत अच्छी बात कि वातावरण, कहते हैं ना, माहौल और वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है। तो हम ये कहें कि बच्चे को बाल साहित्य या बाल नाटक की तरह बच्चों को आकर्षित अगर हमें करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने घरों में एक वातावरण, एक माहौल ऐसा पैदा करना होगा कि बच्चे इस बाल साहित्य के साथ जुड़ पाए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि वो किताबें हैं जो नंदन, चंपक या छोटू मोटू या पंचतंत्र की आपने जो बात की थी, वो किताबें बच्चों के सामने हम लेकर के तो आए, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स होने के नाते बाल साहित्य हम घरों में लेकर के ही नहीं आ रहे। हम जब लेकर के आएंगे तो शायद बच्चे उनसे जुड़ जाएंगे। कोई कहते हैं ना कि आपने बोला भी था कि जो पंचतंत्र की कथाएं होती हैं वो बाल साहित्य का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, क्योंकि हिंदी बाल साहित्य लेखन की ये अत्यंत ही प्राचीन परंपरा रही है। और पंचतंत्र में हम जो भी कहानियां पढ़ते हैं वो हितोपदेश रही है। अमर कथाएं ले लीजिए, अकबर बीरबल की कहानियां ले लीजिए, किस्से ले लीजिए, वो सारे किस्से कहानियां ऐसे हैं जो बच्चों को संस्कारित करते हैं और साथ ही में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। वास्तव में बहुत ही सार्थक विचार और बहुत ही सार्थक अध्यक्ष उद्बोधन सर का हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब जैसा कि इस सत्र का नाम ही है उद्घाटन सत्र और लोकार्पण सत्र, जी हाँ, अब वक्त है जो हमारी बुक है, हमारा जो साहित्य सलील प्रभा बुक 2020, उसके लोकार्पण का।
मैं चाहूंगी कि हम सभी जो दीदी ने सभी के पास पीडीएफ इसका भेजा होगा, इसका जो फ्रंट पेज होगा हमारे पास, हम उसको अभी यहाँ पर सामने इस तरीके से कर दें। पत्रिका आ गई है प्रकाशित होकर के। हम सब लोग इस तरीके, मेरे पास नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे कि सलील प्रभा का ये जो है पूरा ये मुरलीधर सर के ऊपर केंद्रित है। और साथ ही में कहते हैं ना कि सलीला जिस तरह से कहा जाता है कि जल का प्रभाव जो किसी पर्वत से निकल करके निश्चित मार्ग से होता हुआ समुद्र या किसी दूसरे जल प्रवाह में गिर जाता है, उसी तरीके से किसी एक व्यक्ति के हृदय से जो बाल कहानियां निकलती हैं वो सभी इस कविता में, इस किताब में आकर के समाहित हो जाती हैं। ये वो किताब है, इसका लोकार्पण हम आज कर रहे हैं। कैमरे में दिखनी चाहिए। बिल्कुल। वैष्णव जी को भी बधाई, वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे पटल पर इस के विमोचन में। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल सर, क्योंकि पूरा ये अंक ये मुरलीधर सर के ऊपर ही केंद्रित है पूरा अंक इसमें। और जैसा कि बताया था दीदी ने भी कि जनरली इसके 44 पेजेस होते हैं, लेकिन इस बार इसके 64 पेजेस हैं सर। ढेर सारी बधाइयां। उपस्थित थे पटल पर इस विमोचन में, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। पूरा ये अंक ये मुरलीधर सर के ऊपर ही केंद्रित है पूरा। आ जाइए अब। जैसा कि बताया था दीदी ने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिखाई नहीं दे रहे हो कोई? नहीं सर, दिखाई दे रहे हैं सभी लोग। ढेर सारी बधाइयां देते हैं सभी को और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना इस आभासी प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी समय की सीमा हमारे साथ रहती है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, और जैसा कि आत्मीय अभिव्यक्ति के लिए मैं यहाँ पर बाल साहित्यकार मुरलीधर सर को यहाँ पर बुलाऊं, उससे पहले मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि आप जोधपुर राजस्थान के साधारण परिवार में जन्मे पले असाधारण प्रतिभा के धनी है मुरलीधर वैष्णव जी। आप BA LLB के बाद राजकीय न्यायिक सेवा के विभिन्न पदों पर विशिष्ट सेवा के संग अपनी साहित्यिक अभिरुचि को भी पल्लवित पुष्पित किया, जिसके फलस्वरूप गद्य पद्य की 10 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई और आपके अनेक साहित्यिक संस्थाओं से संबंध श्री वैष्णव विभिन्न पत्रिकाओं में रचना का प्रकाशन व आकाशवाणी के प्रसारण कार्यक्रमों में भी आप सक्रिय सहभागी रहे हैं। सलील प्रभा वार्षिकी का जो ये अंक है, इसमें आपका पूरा ये अंक आपके ऊपर केंद्रित है। उसके साथ ही कई बाल कहानियां और कविताएं आपकी प्रकाशित होती रही हैं। आपके विचार दर्शन का आपका योगदान इसमें महत्वपूर्ण रहा है। और हम सर के बारे में अगर मैं कहना चाहूं तो यही कहूंगी, क्योंकि हमने सभी ने जाना कि आप सर जज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप साहित्य की दुनिया से जुड़े रहे, बाल साहित्य से आप जुड़े रहे, बाल बच्चों के मन को आपने जान करके और उनके हिसाब से कहानियां कविताओं को लिखा। जो भी आपकी यात्रा रही थी, कहते हैं ना कि इस यात्रा को जब आप करने के लिए चलते हैं तो कई बार मंजिल लगता है बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ना शुरू करते तो मंजिल आपके करीब आती हुई चली जाती है। तो मैं मुरलीधर सर के लिए यही कहना चाहूंगी कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ऐसे लिए हौसला लेकर के मैं अब यहाँ पर आत्मीय अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सभी की तालियों के साथ बाल साहित्यकार श्री मुरलीधर वैष्णव सर को। सबसे पहले मैं सलीला संस्थान सलूम्बर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सारस्वत आयोजन से मुझे जोड़ा और एक साधारण लेखक, विधि जगत में जरूर मैंने काफी कुछ काम किया, लेकिन साहित्य में एक साधारण विद्यार्थी कहूंगा मैं अपने आप को, तो उस पर केंद्रित अपने ये सलीला प्रभा की वार्षिकी निकाली, तो मैं इसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पे डॉक्टर विमला भंडारी जी का। ये जो पिछला ये 11वां कार्यक्रम है जो वेबिनार के रूप में हो रहा है। पहले जो 10 कार्यक्रम हुए उनमें मैंने 2-3 कार्यक्रमों में स्वयं भाग लिया था,
मेरी आवाज आ रही है? आ रही? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? बोलिए। जी जी जी। वो विमला जी जिस समर्पण भाव से, जिस जुनून से बाल साहित्य के उन्नयन का काम कर रही हैं, मैंने सलूमपुर जैसी छोटी जगह में, मैं समझता हूँ ये विश्व में शायद पहली बार ऐसा होगा कि ऐसी छोटी जगह में इतना भव्य आयोजन ये करती हैं कि जैसे इन्होंने कोई 10 बार बेटियों का विवाह किया हो ऐसा आयोजन करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। और बहुत ही उच्च स्तर के जो हमारे लेखक और महानुभाव है उनको जोड़ने का काम ये कोई सरल काम नहीं है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में जो गोविंद प्रसाद जी शर्मा साहब को मैंने सुना, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। अभी शायद वो पधार चुके हैं, लेकिन मेरा उन्हें आप प्रणाम जरूर अर्ज करें। विकास जी से मैं इसके लिए विशेष निवेदन करूंगा। विकास जी दवे साहब अभी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूं कि कई पदों पर आप आसीन रहे हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन जो इनका पद प्रधानाध्यापक का रहा है वो बच्चों के साथ रूबरू होकर उनका मनोविज्ञान सीखने, उन बच्चों से इंटरेक्ट करने और उन बच्चों को समझने और उस समझ के आधार पर साहित्य रचने का मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अनुभव आपका रहा है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने बहुत अच्छी बातें कही। उसके अलावा हमारे जो जायसवाल जी साहब हैं, प्रकाश जी हैं, जायसवाल जी नंदन जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादकीय मंडल से जुड़े हुए हैं। और प्रकाश जी बच्चों का देश भी एक बहुत अच्छी पत्रिका है, बड़ी आकर्षक और बहुत ही उच्च कलेवर की और स्तरीय सामग्री की पत्रिका है जिसके संपादक हैं। इस सलीला प्रवाह के लिए भी आप दोनों ने बहुत ही अधिक मेहनत की है, मैं आपका भी आभार और अभिनंदन करता हूं। श्रीमती डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव कई दिनों से जुड़ी हैं, आप बहुत अच्छी संचालिका हैं, बड़ा अच्छा संचालन कर रही हैं। शुरू में मुझे थोड़ा सा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है और तकनीक के सहारे इस कोरोना की मेहरबानी के कारण हम कई चीजें नई इन चुनौतियों को स्वीकार कर पा रहे हैं। ये एक नया अनुभव है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये संकट जल्दी मिटे। मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहूंगा जो बाल साहित्य के रचाव और सृजन के अलावा आज देश में हमारे परिवार का जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है वो एक बच्चा होता है, और परिवार पर किस प्रकार हमले हो रहे हैं और उन हमलों के कारण बच्चा सबसे ज्यादा किस तरह से शिकार हो रहा है, इसका मैं खुद साक्षी रहा हूं। मैं अभी राजस्थान उच्च न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र जो होता है, जो वैवाहिक विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, उस मध्यस्थता केंद्र का भी अध्यक्ष हूँ और मैंने कई ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 70-80 घर बसाने के काम किए हैं। जो बस नहीं सके उनको और जो है विवाद हल करने के, लेकिन जिनमें बच्चे शामिल हुए हैं उनमें मैं एक विशेष घटना की बात आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक छोटी सी बात पे जो है पति पत्नी आपस में विवाद करके और तलाक पे अड़ जाते हैं और तलाक पे जिद कर लेते हैं और तलाक का मुकदमा नीचे से होते हुए उच्च न्यायालय में आता है। मेरे सामने मध्यस्थता में वो दोनों पति पत्नी आते हैं, उनका एक सुंदर सा बच्चा। अब मैं उनको बहुत कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से आप समझौता कर लें, आखिर उस बच्चे का भविष्य का सवाल है और कोई बड़ी बात नहीं है, आपके किसी के चरित्र में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। आखिर मैं उनको एक शॉर्ट फिल्म दिखाता हूँ जिसमें ऐसा होता है कि पत्नी जो है वो अपनी बच्चे के साथ अलग रहती है, साधारण परिवार की होती है, कहीं नौकरी करने जाती है और पीछे से वो बच्चा गायब हो जाता है। इधर उस पिता को भी फिक्र होता है कि भाई मेरा बेटा कहाँ चला गया, माँ और चिंता में पड़ जाती है, दुखी तो होती है। इधर पुलिस कोशिश करती है। 6 महीने बाद में वो बच्चा दिल्ली की सड़कों पे भीख मांगते हुए मिलता है, जिसकी अंगुलियां कटी हुई होती है।
तो मैं जो बात कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से मैंने वो फिल्म दिखाई, मैं तो चाय पी रहा था और चाय पीते पीते वो ये दोनों माता पिता जो कि जिद पे आ गए थे कि हम तो समझौता नहीं करेंगे और तलाक बढ़ गए थे, उन्होंने मेरे पैर छुए और उस बच्चे को लेके, जो बच्चा बाद में मिल गया था, और उन्होंने अपना घर बसाया। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे पे असर पड़ता है, आज जो बाजार हमारे ऊपर हावी हुआ है, जो पश्चिम संस्कृति हावी हुई है, जो हमारे परिवार को तोड़ रही है, जैसे आप ये देखें, लिव इन रिलेशनशिप का हो चाहे गे रिलेशनशिप का हो, इससे सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। आप बच्चों को कौन सा साहित्य पढ़ाएंगे जब बच्चे इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक त्रासदी से गुजरते हैं? तो ये जो चीज है, क्षमा करें, इसको लेके आप कहेंगे कि आपने एक साहित्यकार के रूप में क्या किया। मैं समझता हूं कि मैं जो अनाथ आश्रम होते हैं, जो बिल्कुल बच्चे जो अनाथ होते हैं, छोटे बच्चे जिनके कोई माँ बाप को पता नहीं होता है, उनके यहाँ हम जाते हैं, उन्हें हम हमारी जो श्रेष्ठ बाल रचना होती है, चाहे वो गीत के रूप में हो चाहे कहानी के रूप में हो, तो वो उनको पढ़ के सुनाते हैं, बाल एकांकी का कार्यक्रम करते हैं। तो ये केवल सृजन और रचाव तक मामला सीमित नहीं है, हम धरातल पर उतरकर क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि एक बाल साहित्यकार को जो बाल साहित्य रचता है, उस रचाव के अलावा इस धरातल से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों से ये हमारे पारिवारिक परिवेश, हमारा सामाजिक परिवेश, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। दोनों माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा यौन हिंसा का शिकार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, उसके फिर उस पर क्या बीतती है। तो ये सभी चीजें अब हमारे सामने ये है कि इसका उपाय क्या है। मैं समझता हूं कि अगर कोई फ्लैट कल्चर है, फ्लैट कल्चर में आज बच्चा मिट्टी से अनभिज्ञ रहता है, तो कम से कम उसकी जो बालकनी में जो गमले रहते हैं, उन गमलों में उस बच्चे से मिट्टी से उसमें पौधे लगवाए जाएं। वो जब पौधे पुष्प पल्लवित होते हैं, तो जो बच्चे को खुशी होगी, वो संवेदना उसमें भरी जाएगी। अगर वो कोई पौधा सूखता है तो उसकी पीड़ा की संवेदना उसके मन में जागेगी। अगर वो पौधे के प्रति इतना संवेदनशील होगा तो मनुष्य के प्रति भी आगे जाके संवेदनशील होगा। तो ये जो धरातलीय काम है, ये सृजन के अलावा भी मैं समझता हूँ करने बहुत आवश्यक है। बाकी मैं ये मानता हूँ कि आज जो बच्चा जिस तरह से तकनीक की गिरफ्त में बाल मन सूखता जा रहा है, इस सूखते बाल मन को अगर कोई सिंचित कर सकता है, इसे रस से आप्लावित कर सकता है, तो वो हमारा बाल साहित्य है, जो कि हम सरल भाषा में अपने बौद्धिक कौशल, बौद्धिक अहंकार, इसको दूर रखते हुए और बिल्कुल सरल तरल शैली में उन बच्चों के सामने हम परोसें, उन बच्चों के सामने हम उन बच्चों से जाके मिलें। स्कूलों में आप जो बाल गीत है, कहानी है, अगर वो लिखते हैं या बोलते हैं तो उसके बाकायदा अंक मिलने चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन के रूप में वो अंक मिलने चाहिए, ताकि बच्चे उसके प्रति और प्रभावित हों और वो उस बाल साहित्य से जुड़े। क्या आज अगर हम एक अच्छी कहानी लिखेंगे या एक अच्छी एकांकी में भाग लेंगे तो हमारे को उसमें इतने नंबर मिलेंगे, इस बहाने भी एक उन बच्चों का वो होगा। दूसरी बात मैं थोड़ी सी आपसे वो अलग से करनी चाहूंगा, जो शायद कोई नहीं जानता है। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि बाल साहित्य का वर्गीकरण 4 प्रकार से होना चाहिए।
पहला ये है कि वो 3 साल से 5 साल की शिशु गीत के रूप में, शिशु के रूप में 5 साल से 12 साल की उम्र के रूप में बाल साहित्य के रूप में, 12 साल से 16 साल की उम्र के बीच में किशोर साहित्य के रूप में। और क्योंकि हमारा जो, मैं बाल न्यायालय का 2 बार न्यायाधीश रह चुका हूँ, मेरे अपने अनुभव रहे हैं। मैं दिवाली के दिन एक अनाथ आश्रम में जब गया तो एक अनाथ बच्चा जो वहां था, उसके जांघ में बहुत जबरदस्त पीड़ा हो रही थी और गांठ हो गई थी। मुझे कहा गया था कि भाई आप जल्दी आना, दिवाली पूजन का समय है, आप ये पटाखे मिठाई देके आप आ जाना। मैं गया तो वो इतना बीमार था, मैं उसको लेके हॉस्पिटल गया। मेरा जो सर्जन दोस्त था उससे मैंने उसके चीरा लगवा के उसके आराम कराया। तो मैंने ये महसूस किया कि शायद इससे बढ़िया दिवाली मैंने कभी नहीं मनाई। तो ये जो चीजें हैं ये वास्तविक जुड़ने से होगी। मैं कानून की बात कह रहा था आपसे, तो महानुभाव में, मित्रों में एक बात कहना चाहता हूं कि कानून में आज भी 7 साल की उम्र तक का बच्चा कोई भी अपराध कर दे तो वो अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि उसकी आपराधिक मानसिकता हो ही नहीं सकती। ये कानून में एक कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में माना जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस इसका परिवारों में शोषण करती है। इसलिए ये जानकारी देने के लिए मैंने करीब अब तक 200 कानूनी शिक्षा प्रसार के कैंप किए हैं, उनमें ये बच्चों का कैंप भी मैं करता हूं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। 7 साल से 12 साल तक की उम्र के लिए भी बच्चे के लिए जो है वो ये कानूनी ये उपधारणा है कि उसके अंदर कोई आपराधिक मानसिकता नहीं होती, बशर्ते कि इसका कोई अपवाद हो, कोई विशेष प्रमाण हो। अभी निर्भया कांड के बाद में पहले क्या था, 18 साल तक का बच्चा बालक के रूप में परिभाषा में आता था। निर्भया कांड के बाद में जब ये अमेंडमेंट हुआ तो 16 साल का भी लड़का अगर कोई बलात्कार करता है, मर्डर करता है, तो ऐसे गंभीर अपराध में उसके विरुद्ध वैसे ही सजा होगी जैसे कि आम आदमी की होती है। तो ये चीजें कुछ बदली हैं। लेकिन अगर जैसे मेरे एक बार एक 7 साल का बच्चा मेरे हमारे बाल न्यायालय में आया, उसने अपने साथी के पेट में चाकू डाल दिया था। मैंने उसके पिता को बुलाया, पता चला कि उसका पिता कसाई है, तो वो उसके सामने जानवरों को काटता था। अब उस बच्चे को ये एहसास नहीं कि एक शस्त्र है चाकू नाम का, जो किसी जिंदा फ्लैश में, जिंदा मांस में घुसता है तो क्या होता है। जब जानवर के होता है तो वो कटता हुआ देखता था। तो मैंने उसके पिता को बुलाया कि मैंने कहा भाई तुम्हारा काम है, तुम करो, तो मैं तुम्हें करने से मना नहीं करता, लेकिन कम से कम इस बच्चे के सामने मत करो। पुलिस ने उसका शोषण, मतलब उसको, पुलिस को चालान करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कर दिया उन्होंने हमारे सामने, और हमने उनको समझाइश करा के और फिर उसको छोड़ा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे बाल साहित्य का हिस्सा बने। ये हालांकि जो कानून जगत से जुड़े हुए हैं मेरे जैसे आदमी, जो मैं लिखता भी रहा हूँ, कई बार खेल के मैदान के लिए भी कुछ कहानियां लिखी है, तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि रचाव के साथ साथ जो है, सृजन के साथ साथ आदमी जुड़े। ऐसा नहीं है कि हम अगर इतिहास में झांकें तो रहीम खान खाना एक हिंदी और जबरदस्त दोहे लिखने वाले होने के साथ साथ एक योद्धा भी थे। पृथ्वीराज राठौर जिन्होंने लिखा महाराणा प्रताप के लिए, वो स्वयं एक योद्धा थे। और ये जो समाज में हमारे सामने आज बच्चों को लेकर जो समस्याएं आती है, उनके लिए सृजन के साथ साथ मैं समझता हूँ ये भी होना चाहिए। और चूंकि मुझे कहने का मौका दिया गया, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में सृजन अच्छा करने के साथ साथ इस जुड़ाव के बारे में हम कैसे हमारे सभी बाल साहित्यकारों को मैं निवेदन कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, वो कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में मैं लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा की कि किस तरीके से आप सृजन के साथ साथ
धरातल के स्तर पर भी आकर के कार्य कर रहे हैं। कैसे बच्चे बाल साहित्य के साथ जुड़े, वो भी आपने हमें बताया कि किस तरह से बच्चों को अपनी माटी के साथ जोड़ेंगे। बच्चों को हम बताएंगे कि वो खुद अपने हाथों से अगर पेड़ को लगाएं और उसको सिंचित करें, उसमें से जो एक फूल निकलेगा तो बच्चे को एक खुशी होगी, उसके अंदर संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं जागृत होंगी। आपने बिल्कुल ये सही बात यहाँ पर बताई और आपने बहुत अच्छी बात की। आज तकनीक के दौर में बच्चे का एक बालपन कहीं खो सा गया है, बच्चे की एक मासूमियत खो गई है इस तकनीक के दौर में। तो हम बाल साहित्य से उसके मन के अंदर वापस से वो रस को भर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छे समय बताया, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी टाइम को देखते हुए मैं कार्यक्रम को आगे जल्दी से बढ़ाती हूँ और अब मैं आमंत्रित यहाँ पर करना चाहूंगी संपादक के कथन के लिए श्री प्राकेश तातेर सर को, जो कि उदयपुर से हैं, और उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप व्याख्याता रहे हैं, जीव विज्ञान के शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय, और इसके साथ ही आपका जो कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो आप विज्ञान शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, साहित्य सर्जन, संपादन, पर्यावरण और चेतना समाज सेवा रहा है। और आप संप्रति रहे महासचिव विज्ञान समिति उदयपुर से। आपको कई साहित्यिक सम्मान मिले हैं, मनोहर मेवाड़ सम्मान, श्री द्वारकेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद कांकरोली द्वारा आपको पाठोत्सव 2013 पर समाज सेवा साहित्य रुचि सम्मान दिया गया। साहित्य एवं समाज सेवा रत्न आपको दिया गया। विज्ञान समिति उदयपुर द्वारा उत्कृष्ट सेवा एवं संपादन सम्मान दिया गया। सलीला संपादन सम्मान आपको मिला है। साहित्य मंडल नाथे द्वारा साहित्य कुसुमाकर सम्मान आपको मिला है। अणुव्रत महासमिति नई दिल्ली द्वारा अणुव्रत सेवी सम्माधन आपको मिला है। और इसके साथ ही आपको मिला है आओ करें बुद्धि का विकास पुस्तक पर सलीला संस्था सलूमन द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार आपको मिला है। प्रथम कविता आपकी थी, अगर साहित्यिक सफरनामा की हम बात करें तो महाराणा भोपाल महाविद्यालय की पत्रिका उदय में प्रकाशित हुई थी आपकी। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शिक्षक दिवस प्रकाशन के अंतर्गत 1985 से 2002 तक प्रकाशित सभी कविताएं संग्रह में 18 कविताएं आपकी संकलित हुई हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आपकी कई रचनाएं रही हैं, जिसमें से 130 आपकी कविताएं, शैक्षिक लेख 50, विज्ञान विषय पर लिखे 20, सामाजिक एवं धार्मिक पर लिखे 45, परिचर्चा 10, व्यंग 5, कहानी व लघु कथाएं 50, विविध लघु बाल उपयोगी रचनाएं 80 के करीब है। और कई आपकी संकलन सहभागिता भी आपकी रही है, काफी है आपका एकांकी आपकी रही है। गुमनाम फोन पर रहा है। उदयपुर में वीडियो कैसेट का निर्माण और प्रदर्शन इस पे किया गया है। आकाशवाणी उदयपुर केंद्र से आपके काव्यांजलि राजस्थानी हिंदी विभाग विज्ञान वार्ता नव सृजन में आप प्रस्तुति आपकी दे चुके हैं। कई विभिन्न विषयों पर विधाओं पर आपको 16 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 25 से अधिक पत्रिकाओं व स्मरिकाओं का आप संपादन कर चुके हैं। और साथ ही संबद्ध साहित्यिक संस्थान, अभिव्यक्ति संस्थान आमेर, राजस्थान तटस्थ रचनाकार संघ, द्वारकेश राष्ट्रीय साहित्य परिषद कांकरोली, युगधारा उदयपुर और सलीला संस्था सलूम्बर के आप रहे हैं। और मैं इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं। तो ऐसे हैं श्री प्रकाश तातेर सर, जो कि उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको मैं संपादकीय कथन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूं। सर माइक अनम्यूट कीजिएगा, सर माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके ओके, हाँ अब आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। हाँ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। सलीला संस्था द्वारा आयोजित इस बाल साहित्यकार वेबिनार में उपस्थित सभी बंधुओं बहनों का सादर अभिवादन। मैं सलीला संस्था से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और सलीला शब्द का ध्यान करते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी नदी का दृश्य आ जाता है जो शांत शीतल बह रही है और उसके आसपास का वातावरण इतना मनोरम होता है कि मन करता है वहीं पर बस जाएं, वहीं पर ठहर जाएं। जो स्थिति सलीला को देखकर होती है वही अनुभव मैंने सलीला संस्था के समीप जाकर के महसूस किया। इसके तट पर जो कोई भी आया उसे विमला जी का प्यार, स्नेह और उनका ऐसा व्यवहार मिला कि वो एक बार जो जुड़ गया वो सदा सदा के लिए जुड़ गया। और ये स्थिति का मुख्य कारण ये है कि आपके व्यक्तित्व में इतना
इतना माधुर्य है और इतना चातुर्य है कि किससे क्या काम में योग्य है, उस योग्यता के आधार पर उसे काम देना, उसके काम को सम्मान देना, ये आपको आता है। और यही कारण है कि मैं अन्य बहुत से कार्यों में व्यस्त होते हुए भी आपके इस वार्षिकी के लिए समय और साधन उस समय मिल जाता है, जुट जाता है और ये काम सहज में हो जाता है। आपका निर्देशन भी, और सबसे बड़ी बात है जो कार्यक्रम करते हैं उसमें जो परंपरा चल रही है उससे तो पूर्ति करना ही है, पर हर बार कुछ नवीनता भी लानी है और उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी दिखनी चाहिए, क्योंकि आपका विजन और मिशन बहुत ही स्पष्ट है और हमेशा अपने ऑब्जेक्ट और टारगेट के बारे में ही हमेशा इनको ध्यान में रहता है। तो जब भी बात करेंगे बिल्कुल काम की बात होगी और उससे और इतना लगाव रखते हैं सबसे, जो भी एक बार जुड़ गया वो इनका हो गया। और इसीलिए ये जो पत्रिका के संपादन का कार्य मुझे मिला, यद्यपि इनके ध्यान में बहुत योग्य व्यक्ति है, किंतु इनका ये मैं स्नेह मानूंगा कि ये हर वर्ष मुझे इस काम के लिए याद करते हैं। इस वर्ष का ये अंक विशेष रूप से एक तो 44 पृष्ठ से बढ़कर के 64 पृष्ठ तक पहुंचा और हर अंक किसी न किसी पर केंद्रित होता है, बाल साहित्यकार पर। इस बार का यह अंक मुरलीधर जी वैष्णव पर की रचनाओं पर केंद्रित है, जिसमें उनका साक्षात्कार है और उनकी बाल कहानियां, बाल कविताएं, क्योंकि हम प्राय देखते हैं कोई भी पत्रिका निकले, किसी भी एक रचनाकार की एक रचना होती है, दो होती है और इससे अधिक कुछ नहीं होता है, किंतु ये एक पुस्तक एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में है कि उनकी सारी रचनाओं का एक तरह से नवनीत जो सार रूप है वो उसके अंदर है और ये उन्हें हमें जीवन में एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में हमेशा के लिए याद रहेगा, किसी को भी सामने वाले को देंगे। और इस बार इस बाल पत्रिका का ही पूरा इसमें रूप बन गया, क्योंकि बाकी के पेजेस पर जैसा कि पूर्व में विमला जी ने बताया, ये बाल साहित्यकार पटल जो चल रहा है उससे जो कुछ रचनाएं ली गई उसकी वजह से इस पूरे को पलटते हुए यह महसूस होगा कि हम कोई एक बहुत बड़ी बाल पत्रिका ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके स्तंभ में बाल मंच होता है जिसमें कुछ पहेलियां, रोचक चीजें भी होती है। इसके अलावा कविताएं, कहानियां और अन्य सारी विधाएं इसमें है। तो ये एक ऐसा इस प्रकार का गुलदस्ता बन गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं और उनकी अपनी खुशबू है। मैं समझता हूं कि जैसा सलिल प्रभा के पूर्व अंकों को बाल साहित्यकारों के बीच में स्थान मिला, महत्व मिला, वैसा ही इस अंक को भी मिलेगा और ये इसके लिए जो कुछ प्रयास हुआ उसमें विमला जी का निर्देशन रहा। मैं इस प्रसंग पर याद करना चाहूंगा मेरे बंधु अनिल कुमार जी जायसवाल साहब को, जिन्होंने पटल पर तो हमेशा मार्गदर्शन करते ही हैं, पर इस सब कार्य में भी हम दोनों का इस प्रकार का बिल्कुल योगदान रहा कि कुछ घंटों तक प्रतिदिन इस पर बात करके हमें इसको एक अच्छे रूप में सबके सामने पेश हो, ये प्रयास रहा। और अब तो आगे तो आप सबके हाथ में ये पत्रिका शीघ्र पहुंचेगी और तब आप ही इसका मूल्यांकन करेंगे। अब मैं बस आज चाहता हूं कि और कोई बातें न करके जो कुछ मुझे कहा गया संपादकीय कथन तक अपने आप को सीमित करते हुए, और इस अवसर पर मैं मुरलीधर जी का और अनिल जी का, विमला जी का जो मुझे इस कार्य में सहयोग मिला, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर विकास जी दवे, जिनका मेरा पिछले आयोजन के वक्त 24 घंटे साथ रहने का, यानी कि हम एक ही कमरे में ठहरे हुए थे, और आपकी इतनी सादगी और विद्वता, दोनों चीजें एक साथ, कि आपकी उसके बाद जो एक पुस्तक मैंने पढ़ी तब मैं इतना, मतलब मुझे लगा कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ 2 दिन तक रहा और मैं उन्हें नहीं पहचान पाया, पर उस पुस्तक के बाद मैंने उनको इतना मतलब महसूस किया, इतनी कमी महसूस की कि मैं क्यों नहीं उनको उस समय उनसे कुछ ज्यादा बात करता, ज्यादा मार्गदर्शन प्राप्त करता, कुछ बात सीखता। खैर हम लोग भी हमेशा फोन पे जुड़े हुए हैं, बात करते रहते हैं। और एक नई प्रतिभा का जो आज मुझे इस अवसर पर दर्शन हुए, मिलना हुआ, वो रेणु जी हैं। वास्तव में संयोजन के लिए एक ही शब्द मास्टरपीस है और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है सफलतापूर्वक। मैं सभी की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये तो सर विमला दी का आशीर्वाद है सर। तो ये कहते हैं ना कि मैं तो एक मामूली सा नाम में रेनू, तो धूल का कण हूँ, जिसे कि एक जर्रा बनाने का काम विमला दी ने किया है। और आपने बहुत अच्छी बात की सलील प्रभा के लिए कि ये कहानी और कविताओं का एक गुलदस्ता है और सभी के सहयोग से ये आगे बढ़ा है। और वैसे भी कहा भी जाता है सर कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चला करते हैं, पर अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो ये सभी का सहयोग और सभी के उसमें ये सलील प्रवाह निश्चित तौर पर जो उसका नाम है उस तरीके से नदी की तरह बहती हुई अपनी खुशबू से, अपनी ठंडक से, मिठास से सब तक पहुंचेगी और सबको बाल साहित्य के साथ जोड़ करके रखेगी। हमारे बीच में श्री अनिल जायसवाल सर, उनको प्रासंगिक वक्तव्य के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूं। वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि आपका जन्म कोलकाता में हुआ, पिछले 40 साल से दिल्ली में आप रहे, सारी शिक्षा दीक्षा आपकी दिल्ली में हुई है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में MA, 25 सालों तक आप राष्ट्रीय बाल पत्रिका नंदन पत्रिका के संपादकीय विभाग में आपने कार्य किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में 100 से ज्यादा कहानियां और बाल उपयोगी लेख आपके प्रकाशित हुए हैं। फिलहाल आप बाल साहित्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हम यही कह सकते हैं आपके लिए कि हाथों में लकीरों को बना करके चले हैं हम, हाथों में लकीरों को बना करके चले हैं हम, कंधों पे आसमान उठा करके चले हैं हम। कह दे कोई जाकर घनी रातों को, कह दे कोई जाकर घनी रातों के तमस को, सूरज हथेलियों पर उगा करके चले हैं हम। तो ऐसे ही हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं आपकी सभी की तालियों के साथ श्री अनिल कुमार जायसवाल सर। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर आ रही है आवाज। जी सर आवाज आ रही है आपकी। जी सबसे पहले मैं आदर सहित प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर विकास दवे जी, मुरलीधर वैष्णव जी, बिमला भंडारी दीदी, प्रकाश तातेड़ जी, रेणु जी और कार्यक्रम में शामिल सभी साथियों का अभिवादन करता हूँ। यह बहुत कठिन समय है। कोरोना के मार सबसे ज्यादा बच्चों पर ही पड़ी है। उनका खेलना कूदना बंद हुआ, पढ़ाई लिखाई नाम मात्र की हो गई, उनके पढ़ने की किताबें बंद हो गई, पत्रिकाएं बंद हो गई। वो इंटरनेट से जुड़े, जो उनके लिए अच्छा तो रहा, लेकिन उसके बहुत सारे बुरे परिणाम भी आए हैं। इसके बारे में हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। इस समय मैं सिर्फ सलिला संस्थान के ऊपर ही अपने आप को केंद्रित करना चाहूंगा। एक सेकेंड। ओहो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है अनिल जी? आ रही है हाँ, आवाज? आपकी आवाज आ रही है अनिल जी। हाँ। सबसे पहले तो मैं सलिला संस्था को बधाई देना चाहूंगा कि इतने विकट समय पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर साहित्यकारों को सम्मानित करने का परंपरा का निर्वाह करने में यह संस्था सफल रही है। बाल साहित्यकारों की बातें तो खूब होती हैं, परंतु जब सम्मानित करने की बारी आती है तो सब कन्नी काट लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह परंपरा भी शुरू हो गई है, परंतु सलिला संस्थान पिछले 11 वर्षों से इस परंपरा को निभा रही है। इसके लिए बिमला दीदी को बहुत बहुत बधाई। बिमला दीदी की प्रेरणा से व्हाट्सएप पे निरंतर गतिमान एक समूह है बाल साहित्यकार पटल। बच्चों से जुड़ी साहित्यिक विद्याओं को प्रस्तुत करने का यह एक बहुत बड़ा मंच है। नवीन रचनाओं की पोस्ट से यह पटल प्रतिदिन संचालक, संयोजक, संपादक और विशेषज्ञ द्वारा पोषण पाता है। यही इस समूह की विशेषता है। बाल साहित्य लेखन यहाँ एक टास्क की तरह है। संचालक द्वारा प्रस्तुत चित्र या विषय पर बाल साहित्य की गद्य पद रचनाओं को तैयार होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विषय, कथानक, शिल्प और शैली, साथ में दृष्टि की विविधता से भरपूर प्रस्तुति बाल जगत में नवीनता के रंग भरने लगते हैं। रचना को पढ़कर उस पर अपनी टिप्पणी देकर प्रस्तुत रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराता हुआ यह समृद्ध पाठक वर्ग है, जो रोज इस समूह से जुड़ता है, सारी रचनाओं को पढ़ता है और उस पर अपनी टिप्पणी भी देता है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ लाइक का बटन दबाया, तारीफ की और चले गए। बाल साहित्य का पटल इस मामले में अनोखा है, क्योंकि इसकी संयोजिका श्रीमती बिमला भंडारी सक्रिय रूप से इससे जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि सप्ताह के 7 दिन के लिए यहाँ एक्टिविटी निश्चित है, इसके नियम निश्चित है, प्रतिदिन के संचालक भी निश्चित है। संचालक कुछ दिन पहले जो भी विषय होता है वो इसके प्रतिभागियों को बता देते हैं, जिससे कि वो उन्हें रचना को तैयार करने का समय मिल जाता है। इसका फायदा ये होता है कि पटल के शुरुआत के समय सदस्य अपनी रचनाओं के साथ तैयार रहते हैं। अधिकांश रचनाएं त्वरित गति से तैयार की जाती हैं। इससे सबसे बड़ी बात होती है कि सीखने और सिखाने का एक माहौल बनता है। इस ग्रुप से कई पत्रिकाओं के संपादक भी जुड़े हुए हैं, जो रचनाओं पर अपनी टिप्पणी करते हैं, रचनाकारों को सुझाव देते हैं और जरूरत पड़ने पर उस रचना का पुनर्लेखन करके उसको बताते हैं कि वहां को क्या गलतियां कर रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो नए रचनाकार है वो डरता नहीं है, वो बेहिचक अपनी बात रखता है, नई नई चीजें सीखता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस गतिविधि के कारण पटल पर प्रस्तुत अधिकांश रचनाएं कहीं ना कहीं स्थान बनाने में सफल रहती हैं। कई बार यहाँ प्रस्तुत रचना सीधे किसी प्रकाशन संस्था द्वारा चुन ली जाती है और उसका प्रकाशन भी होता है। और ये प्रकाशन होते समय ये नहीं देखा जाता कि किसी बड़े नाम का है या किसी नवोदित का लिखा हुआ। सबको बराबर मौका मिलता है, सब एक के बाद एक मंचते जा रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर बिमला भंडारी और उनकी टीम को मैं श्रेय देना चाहूंगा। इनके संचालक टीम में शामिल डॉक्टर शील कौशिक, अलका प्रमोद, संतोष कुमार सिंह, राजेंद्र श्रीवास्तव, शिव मोहन यादव, डॉक्टर अंजुम और ओम प्रकाश क्षत्रिय जी का विशेष साधुवाद कि वो अपना कीमती समय इस पटल को देते हैं और बाल साहित्य को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। पहली बार यहाँ की कुछ रचनाओं का संकलन के रूप में सामने लाने की बात दीदी ने कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनकी जो पत्रिका है ये सलिल प्रवाह, उसके अंदर उन्होंने कुछ पृष्ठों में इससे चुनी हुई कुछ रचनाएं दी हैं। रचनाओं को लेते समय हमने ये नहीं देखा कि किसी नए बच्चे की है, नए लेखक की है या किसी पुराने मंजे हुए की है। जो हमें ठीक लगा आपस में हमने बातचीत करके उनका चुनाव किया। कुछ की रचनाएं रह गए तो वो ये ना सोचे कि उनकी रचनाएं जानबूझ के छोड़ दी गई हैं। हमारे पास स्थान की कमी थी, इसलिए कुछ चुनी हुई रचनाओं को भी हमने यहाँ पे स्थान दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी रचनाएं छपी हैं इस कोरोना के काल में जितने विद्यार्थी हैं, जितने पाठक हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी और संग्रहणीय रहेगा। मेरी तरफ से इस आयोजन के लिए सलीला संस्था को फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से सलील प्रभा की संस्कृति के बारे में बताया, किस तरीके से कहानियां यहाँ पर बनी है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया। इस सारे चीजों, कहते हैं ना, कोई भी चीज जब हमारे सामने आते हैं हम उसको ही देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, किस तरह से उसको मेहनत करके तैयार किया जाता है, वो आपने हमें बताया। और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से विमला दी इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं ना कि तकनीक सबके लिए होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि तकनीक हमारे लिए बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं बने। विमला दी जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करके कहानीकारों को, साहित्यकारों को आपस में जोड़ करके चल रही है, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा साधुवाद है, हम उनको धन्यवाद कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से सारी चीज को यहाँ पर बताया। आज का जो हमारा ये सत्र था, उद्घाटन और लोकार्पण का सत्र, यहीं पर समाप्त होता है। हम आप सभी जो हमारे साथ जुड़े साथी, हम सभी का यहाँ पर आभार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और यही हम लोग कहना चाहेंगे आप सभी के लिए कि ये सुबह, ये आलम, ये फिजा भी मुस्कुराती है। ये सुबह, ये आलम, ये फिजा भी मुस्कुराती है। बूंदे हवा में ठहरी हैं, जाने क्या गुनगुनाती हैं। एक श्यामल टुकड़ा बादल भी बिछा के चला गया। आप जैसे सभी सच्चे साहित्यकारों के आगे तो कायनात भी सर झुकाती है, कायनात भी सर झुकाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही 3:30 बजे हम यहाँ पर वापस से मिलेंगे। और आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बाल एकांकी पर केंद्रित रहेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। एंड दबा दो। हाँ, एंड दबा दीजिएगा दी। एंड हाँ भगवान, एंड के बाद दी फिर